बिना किसी औपचारिकता के निवेदन करूंगा युवराज सिंह जी राजपुरोहित सर, डॉक्टर गणपत सिंह जी राजपुरोहित सर और सभी गुरुजनों से माँ वीणा पाणिनि के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर आज के इस नव सर्जन कार्यक्रम का शुभारंभ करवाएंगे। आदरणीय युवराज सिंह जी राजपुरोहित सर, गणपत सिंह जी राजपुरोहित सर, सभी गुरुजन माँ वीणा पाणिनि के सम्मुख दीप प्रज्वलित करवा करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करवाए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे सरस्वती माँ, आपको नमस्कार है। आप इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। मैं विद्या ग्रहण करना आरंभ कर रहा हूँ। मुझे इस कार्य में हमेशा सिद्धि प्राप्त हो। नमो आदि अनादि तू ही भवानी, तू ही जोग माया, तू ही बाकवानी, तू ही धरणी आकाश विभु पसारे, तू ही मोह माया विषय शूल धारे, तू ही चार वेदम षष्ठ भाषम चिनी, तू ही ज्ञान विज्ञान में सर्वभिनी, तू ही वेद विद्या 14 प्रकाशी, तू ही कलामंड 24 की रूप राशि। माँ वीणा पाणिनि के सम्मुख दीप प्रज्वलन। आप सभी के लिए आपके अपने गुरुजन आपके बीच में तशरीफ ला रहे हैं, उपस्थित है। मैं चाहूंगा एक बार दोनों हाथ खड़े करके स्वागत करवाइए आदरणीय गुरुजनों का। तालियां तो बजा दीजिए, इसका मतलब है आप एक्टिव लोग। जब स्पष्ट कहे ताली बजाओ तब बजाते हैं। जाग जाइए। नवसर्जन कार्यक्रम में आप सबकी उपस्थिति इस कार्यक्रम को गरिमामय बनाती है। कार्यक्रम की परंपरा अनुसार हमारे बीच में आदरणीय गुरुजनों का सम्मान किया जाएगा। सक्सेस पॉइंट बाड़मेर के निदेशक महोदय आदरणीय युवराज सिंह जी राजपुरोहित सर के द्वारा सभी गुरुजनों को दुपट्टा जो पहचान है स्वागत की रस्म की, आप सभी को दुपट्टा जो ये लोंकार है, अच्छा इसको भी याद करके जाना, ये छोटा लोंकार है। हमारे यहाँ की कसीदाकारी की पहचान है, ये बाड़मेर की स्पेशल पहचान है ये, और विशेष करके बॉर्डर क्षेत्र में ये ज़्यादा बनता है। और बाड़मेर के मार्केट में जो भी बाहर से हमारे यहाँ बाड़मेर की धरा पर आते हैं, 2-3 चीज़ें हमारी बहुत फेमस है। एक गडरा के लड्डू, दूसरी जीवन जी की नमकीन, तीसरा लोंकार, और एक हमारा सक्सेस पॉइंट बाड़मेर और उसको चलाने वाले गणपत सिंह जी राजपुरोहित सर। क्योंकि अब बाड़मेर के साथ में कई चीज़ें जुड़ी है। अच्छा, बाड़मेर के साथ साथ आपने फोगेरा गांव, मैं देख रहा था कल, मुझे कल ही लिंक मिला है फेसबुक पर, और उस पर फोगेरा गांव की रील चल रही थी। तो सर की रील पर यही था कि ये गांव को पहचान कैसे मिलती है। गांव बहुत पुराना है, कई उसमें महान लोग हुए हैं, लेकिन आज के काल में अभी युवाओं के आदर्श आदरणीय गणपत सिंह जी, उसके बाद में आपको सुनेंगे। सभी का स्वागत किया जा रहा है, आदरणीय गुरुजनों का। और इस मंच को जीवंत करने वाले आदरणीय श्री मांगीदान जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। इस मंच के माध्यम से एक धन्यवाद है कि आपने बहुत ही अच्छा माहौल बनाए रखा। साथ ही साथ आपकी सुरीली वाणी से आपने हम सभी को लाभान्वित किया। साथ ही साथ सभी इन नए आशार्थियों का मार्गदर्शन भी किया कर रहे हैं। तो पुनः मंच आपका। आज वास्तव में सोच के तो ये आया था कि सर्दी इतनी ज़्यादा होगी, 2-3 तो कोट ले आयो, भेड़ा गाड़ी में नौके आयो।
ये एक लाया था पहनने के बाद, आज है लूंकार उड़ा दिया ये गर्मी महीनों भी। पर अच्छी बात है, सब चीज़ें अपनी जगह है। हम सबका मन से ये स्वागत हमारा नहीं है, ये स्वागत आप लोगों का है, आप लोगों के प्यार का है, आप लोगों के विश्वास का है। आप लोगों ने जो हमें प्यार, प्रेम और विश्वास दिया है कि हम लोग मेहनत करेंगे, आप हमारे साथ बन कर के रहिए, आप हमारे प्रति विश्वास जताइए। हम सक्सेस पॉइंट बाड़मेर को विश्वास दिलाते हैं कि बाड़मेर पूरे राजस्थान भर में परचम लहराएगा। और ये अभी से नहीं हो रहा है, आपके भाइयों बहनों ने पहले भी इस तरीके का परिणाम दे करके बाड़मेर का नाम राजस्थान के नक्शे पर, क्योंकि आज का समय विद्या का समय है, आज का समय प्रतियोगी परीक्षाओं का समय है, और इसमें सक्सेस पॉइंट बाड़मेर के आप जैसे युवाओं ने ही पहचान दी है। हम तो केवल माध्यम बने थे, और हम उम्मीद करते हैं, हम विश्वास जताते हैं आपके प्रति कि ये जो चेहरे दिख रहे हैं, आने वाले समय में हमने एक प्रोग्राम कर रखा है, उसका खुलासा भी आज कर देता हूं आप सबके बीच में। कई बार सुना होगा कि बड़ी एग्जाम के बाद में, बड़ी भर्ती के बाद में आएगी निश्चित तौर पर, आप तय मानिए, और उस एग्जाम के बाद में हम स्टेडियम में बड़ा कार्यक्रम करेंगे जिसमें आप सफल लोगों की सहभागिता होगी, और आप सब लोग उस तरह की मेहनत करके आइए कि उस स्टेडियम की सीट में एक स्थान आपका भी निश्चित हो जाए। और उस दिन हम युवराज सिंह जी से, गणपत सिंह जी से भरोसा लेते हैं, उस दिन पूरा बड़ा आयोजन होगा। मोटी गोठ दियाला मोटी दावतरा ताड़ियां तो ठीक आवे, बिना अच्छो है भल्लो है बाबूदान जी के ये घी गुड़ हैंगे। तो आप सभी का बिल्कुल, मैं बिना किसी औपचारिकता के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं आपके बीच में और गुरुजनों के बीच में, अपने आप को बीच में हटाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं सर्वप्रथम हमारे सबसे ऊपर हम मानते हैं, हमारी परंपरा है किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करने में ब्राह्मण की भूमिका साख होती है। आदरणीय भगवान साहेब जी शर्मा इस सक्सेस पॉइंट बाड़मेर की सबसे पुरानी फैकल्टी है, उपस्थित जनों में सबसे पुराने हैं, और मैं चाहूँगा हम सबके मार्गदर्शक भी है, हम सबके आदरणीय हैं, और उसी सम्मान के साथ में आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं कि उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करके इनको मार्गदर्शन करवाए। आदरणीय भगवान साहेब जी शर्मा। देखिए, मुझे ये मंच अपनी क्षमता के अनुसार रखना पड़ेगा। माँ सरस्वती के इस पवित्र प्रांगण में सम्मानित मंच और सभी प्यारे विद्यार्थियों, और विद्यार्थियों क्या, अब नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप सभी भावी शिक्षक हैं, तो इसलिए सभी भावी शिक्षकों आपका आज के इस कार्यक्रम में अभिनंदन। और आज आपने मेगा टेस्ट दिया और अपनी अब तक की तैयारी को आपने जांचा, परखा, और मन ही मन आपने, शायद आप संतुष्ट हो गए होंगे कि हम इस परीक्षा में ज़रूर सफल होंगे, और थोड़ा बहुत कोई डर है तो वो निकल जाएगा। ध्यान रखें, आपका जो अभी एग्ज़ाम है, तो उस एग्ज़ाम में क्योंकि इस परीक्षा के माध्यम से थोड़ा डर होता है कि भाई क्या बताइए अब आगे एग्ज़ाम कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, तो लगभग आपके एग्ज़ाम ये समझे कि 60-80% है, वो आज के पेपर के अनुसार ही आपका जो टेस्ट होगा। लेकिन साथ साथ आप ये ध्यान दें, जो अभी परीक्षा आपके आ रही है, इसको बिल्कुल अपने ऊपर प्रेशर न लें, बिल्कुल रोज़ाना जो आप टेस्ट देते हैं उसी तरह से एक सामान्य टेस्ट की तरह समझते हुए आप दें, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन तय है। और आपकी खुद की तैयारी पर आप भरोसा रखें, आपने जो अब तक पढ़ा है उस पर आप भरोसा रखें कि आपने, ऐसा नहीं कि दूसरे ने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, मैं उससे कोई मतलब नहीं है, आप बस खुद पर भरोसा रखें, और खुद पर भरोसा रखते हुए आप एग्ज़ाम दें, और आपकी आने वाली परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार आदरणीय भगवान साहेब जी शर्मा। संक्षिप्त में अब हम लोग आपको उस लेवल तक तो नहीं समझा सकते, जो पहली क्लास में जब आते हो तब हमने बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, सभी को अपनी तरीके से आपको मन लगाना पड़ता है कि आप जिस भरोसे के साथ आए हो उस भरोसे को बना करके रखिए। निश्चित तौर पर अभी मैं कह रहा था आपको कि अब आपकी दृष्टि इतनी विस्तृत हो चुकी है तैयारी के बाद में, आप उन बारीकी चीज़ों को समझते हो।
और इसी को संक्षिप्त में समझाया आदरणीय भगवान साहेब जी शर्मा ने। ये छोटी छोटी बातें हम लोगों के अगर मन में है तो निश्चित तौर पर आपको अपने लक्ष्य से कोई हटा नहीं सकता। अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूँ बाबूदान जी सर। बाबूदान जी सर आए और अपनी वाणी से, अपने कंठ से, सर से तो सुनेंगे, जिसकी जो विशेषता रही है साथ में, उनको उस रूप में सुनना जरूरी है। जरूरी है ना? हाँ, ये सब लोग तैयार है। आदरणीय बाबूदान जी सर। कैसे हो? जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। 3 शब्द भूले तो नहीं हो? हाँ, तो आप सभी का एक बार फिर से मैं आपके ही परिवार सक्सेस पॉइंट में स्वागत करता हूँ। तो जिसके लिए आप तपस्या कर रहे थे वो दिन जल्दी आने वाला है, तो ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा। आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ देता हूँ कि आप सभी जिस लक्ष्य के लिए आज से तपस्या कर रहे थे वो आने वाले कुछ दिनों में पूरा होने वाला है। जो पढ़ लिया है आपने वो बेहतर पढ़ा है, और जो करना था वो कर लिया। दबाव नहीं डालना है आप खुद पे परीक्षा माहौल में जाके, क्योंकि आधी तैयारी तो आपको अभी कर लिया आपने। अंदर भी जो है आप माहौल को अपने हिसाब से ही डालोगे तो आपका सब सही होगा। दबाव में आते हुए क्या है कि आते हुए क्वेश्चन भी हम गलत कर लेते हैं। खुद पे विश्वास रखना, और जो पढ़ा है बहुत ही बेहतर पढ़ा है। जो आपके पास सामग्री थी वो सबसे बेस्ट सामग्री थी, तो उस पर विश्वास रखना और खुद पे विश्वास रखना। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तन सिंह जी चौहान की 2 लाइनें हैं वो सुनाऊँगा और उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा। मन हार हियों मत हार, मन हार हियों मत हार, थारी अब पारख हो सीरे। रख खुद पे तू थोड़ो विश्वास, रख थोड़ो तू खुद पे विश्वास, थारी अब पारख हो सीरे। मन हार हियों मत हार, थारी अब पारख हो सीरे। बाबूदान जी ने प्रारंभ जिन पंक्तियों से किया था, सच मायने में वो अपने हालातों के साथ की पंक्तियां थी, और यहाँ इस धरती का बासिंदा है वो सब जानता है कि हर परिस्थिति के साथ चुनौती है। आप अपने बीच में आदरणीय गणपत सिंह जी सर को देख रहे हो। सर के कई वक्तव्य सुनते हो तो ऐसा लगता है कि ये सब हमारे साथ बीता है। उसका कारण एक ही है कि हम सब लोग एक ही परिस्थितियों से आते हैं। डॉक्टर शक्तिदान जी कविया ने लिखा है कि मनड़ा तो हिम्मत हार मती, मनड़ा तो हिम्मत हार मती, इन दुनिया रो दस्तूर अजब मतलब री ममता दर्शावे है, सुखरी घड़िया में सब साथे अब की पड़िया बिरला आवे। इन दुनिया रो दस्तूर अजब मतलब री ममता दर्शावे है, सुखरी घड़िया में सब सागे अब की पड़िया बिरला आवे। मत हो ये निराश अरे मनड़ा, कुदरत रो ढंग निरालो है, जिनरो कोई नहीं जग में उनरो भगवान रुखाड़ो है। जिनरो कोई नहीं जग में उनरो भगवान रुखाड़ो है, और जहां अपना में अपनायत नहीं। सर अभी गए थे ज्ञानोदय में, ये पंक्तियां कह रहे थे, जहां अपना में। आपको सबसे ज्यादा चैलेंज अपनों से मिलता है, हम सब स्वीकार करते। समय की धार ऐसी चल रही है। किसी समय में अपने काम आते थे, आज थोड़ा सा समय बदला, अब आपको चैलेंज किया जाता है। आप पढ़ रहे हो, विशेष करके मैं यहाँ गर्ल्स जो बैठी है, इनकी परिस्थितियां बड़ी विपरीत होती है। इनको बाहर भेजते हैं तो कई तरीके के उलाहने सुनने के बाद यहाँ तक आते हैं। तब कहता हूँ कि अरे जहां अपना में अपनायत नहीं, वहां आगे आंसू झार मती, सतरी पतवार पार होशी, मनड़ा तो हिम्मत हार मती। सत्य की राह पर हो, ईमानदार हो, अपने काम के प्रति आपकी सच्ची तैयारी है, सच्ची लगन है, तो आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। हम और आप सभी एक ही परिस्थितियों से आकर के इस मंच पर, चाहे इधर बैठे हो चाहे उधर बैठे हो, आज आप यहां हो, कल आप इससे भी बड़े मंच को सुशोभित करोगे। इसी हिम्मत के साथ तैयारी रखिएगा। अगली कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूं जसकरण जी सर, आपके प्रिय जसकरण जी पॉलिटिकल साइंस में न केवल मार्गदर्शन देते, लेकिन सर ने तो एक बहुत बड़ी बात बता देता हूं। जिन परिस्थितियों के साथ आप जूझ रहे हो, सर उस उम्मीदों को जगा करके
सर ने आप सबके सामने शायद परिणाम भी घोषित कर दिया था। मुझे लगता है कि हम सब जब आशा करते हैं ना कि अब भगवान हमारे सही सब चीजें करेगी, तब कोई न कोई आपके बीच में ऐसी परीक्षा लेने की एक घड़ी छोड़ देता है ईश्वर। वो आपको विचार करने के लिए, सोचने के लिए और फिर दोबारा तैयार होने के लिए कहता है। सर का सिलेक्शन, मैं एजुकेशन की दृष्टि से कह रहा हूं, जिंदगी की कड़ियां तो और बड़ी है। एजुकेशन में सर को पता था कि मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर में होना तय है, जैसे अब्दुल कलाम ने जैसे सोचा था कि इस परीक्षा में मैं पास हो जाऊंगा और वापस जाकर के बहन के गहनों का जो कर्ज लिया है वो उतारूंगा, और वहां पर असफल होते हैं। सर के साथ भी कुछ इसी तरीके का हुआ। 124 मेरिट, अगर 4 नंबर ऊपर आ जाते, 4 नंबर ऊपर आ जाते तो सफलता की लिस्ट में होते, केवल 4 नंबर। लेकिन आरपीएस वाला हुए मैं कंजूसी की, वो 4 ही को दिया। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपके सामने है, अनुभव खुद सुनाएंगे। आइए जसकरण जी, चारण सर। कैसे हैं आप लोग? संस्थान के मार्गदर्शन गणपत जी राजपुरोहित सर, संस्थान के निर्देशक सर युवराज जी, समस्त शिक्षक साथियों, प्यारे बच्चों, जैसा कि सक्सेस पॉइंट परिवार की ओर से ये कार्यक्रम एक नई पहल के रूप में आरंभ किया गया, जिसमें ए बैच से लेकर एफ बैच के समस्त विद्यार्थियों को एक साथ बुलाया गया और केवल मार्गदर्शन ही नहीं, परीक्षा से पहले आपकी एक परीक्षा आज ली गई है। तो मैं उसी बात पे बात करूंगा कि जो आज आपने एक टेस्ट दिया है, आप ये मानिए कि आपकी ये एक बार ये मान के चलें कि मुख्य परीक्षा है। आप घर जाने के बाद में बहुत अच्छे से पेपर का एनालिसिस करें। ये पेपर समस्त फैकल्टी ने बनाया है और युवराज जी ने विशेष इस पेपर के लिए कहा था कि सभी सर अच्छे से पेपर बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि सभी टीचर जिन्होंने आपको पढ़ाया उन्होंने बेहतर से बेहतर कोशिश करके इस पेपर को बनाया है। तो आप लोग जाके देखें कि भाई कहाँ गलती हुई है, कौन से क्वेश्चन में अटेम्प्ट करने में गलती हुई है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि 2-4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमें सच में आते हैं और आसान भी होते हैं, लेकिन हम इतना वहाँ दिमाग नहीं लगा पाते हैं। कई बार बहुत इजी प्रश्न को इसे सामान्य ले लेते हैं। तो आप इस पेपर को अपना मतलब ये मानिए कि मेंस से पहले आपका एक मेंस पेपर है और इसी का एनालिसिस बहुत अच्छे से करें। ऐसा नहीं है कि टेस्ट सीरीज़ वाले पेपरों की तरह इसको देके और फिर उसको मुंगली करके रख दें, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ना 3 घंटे बैठने से यहाँ कोई फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा तब होगा जब इस पेपर के एक एक प्रश्न पर आप एनालिसिस करेंगे कि जहाँ गलतियाँ आज हुई है वो गलतियाँ वहाँ नहीं होनी चाहिए। चाहे उसमें आप होमवर्क शीट को फिल करने की बात करें, 5वें गोले को भरने की बात करें, पेपर के क्वेश्चन को कभी सही गलत का भी हम अच्छे से नहीं पढ़ते और सीधा अटेम्प्ट कर लेते हैं। और इतना ही फर्क रहेगा कि इतनी सारी कम सीटें हैं, इतनी ज़्यादा सीटें भी है नहीं बहुत, तो वहाँ माइनर बिल्कुल रहेगा। जैसा अभी मांगीदान जी बता रहे थे कि 4 नंबर सर को नहीं दिए। चलो ये मैं तो जॉब लगा हुआ था उससे बाहर निकल गया, लेकिन एक बेरोज़गार व्यक्ति के साथ अगर ऐसा होता तो बहुत निकलना मुश्किल है। आप लोग अच्छे से इस बात को सब लोग जानते ही हैं, क्योंकि बहुत से शिक्षक साथी भी ऐसे होंगे जो एक नंबर रहे हैं कई एग्ज़ामों में। तो आप लोग इस बात, अब मुझे भी याद आता है कई बार जब पढ़ाता हूँ कोई प्रश्न आ जाता है जो मेरा ही गलत हो गया हो, तो लगता है कि ये सही होता तो सिलेक्शन हो जाता, लेकिन अब वो सोचना ही है, अब उस पर कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए आप लोग इस परीक्षा को एक पूर्व परीक्षा मान के बहुत अच्छे से करें। बाकी आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी है और बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे हैं जो सिलेबस को कई टाइम पहले पूरा कर चुके हैं। अब तो कितनी बार रिवीजन आपका हो गया होगा, कंटेंट में कोई कुछ समझौता नहीं है। बाकी आप अच्छे से पढ़ें। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार जसकरण जी सर। अब आप सबके एग्ज़ाम में जिन साथियों ने शिक्षक की भूमिका निभाई है उन सभी को भी सम्मानित करने का समय है। आप जब बैठ कर के परीक्षा दे रहे थे तो जैसे शिक्षक मुस्तैद रहता है आजकल के एग्ज़ाम में, वैसे ही यहाँ आपके बीच में खड़े रह कर के आपके एग्ज़ाम को अंजाम तक पहुँचाया। तो न केवल शिक्षक की भूमिका में, जबकि पूरा कार्यक्रम बना है तब से लेकर के ये यहीं पर इसी रूप में सेवाएं दे रहे हैं। आदरणीय
प्रशांत जी दवे सर का स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों के लिए, आपके लिए कहना चाहूँगा, आप इनको देख करके सीख सकते हैं। एक शायर ने ठीक ही कहा है कि अपने दम पर अंधकार से खुद लड़ने का करे खुलासा। अपने दम पर अंधकार से खुद लड़ने का करे खुलासा, दीपक से सीखो जग वालो, जीवन की सच्ची परिभाषा। औरों पर आश्रित रह करके कब तक जिंदा रह पाओगे, आज अंधेरे से कह दो कि अब ना उसे तुम सह पाओगे। दो दो हाथ करो फिर देखो, कैसे तम छू मंतर होता है, हिम्मत से हक मिल जाता है। कायर जग में सब कुछ खोता है, कायर जगत में सब कुछ खोता है। हिम्मत वालों का कोई सानी नहीं है। भिक्षक महोदय का, महोदया भी सफल शिक्षक साथी कंगार सिंह जी, आप भी अपना सम्मान प्राप्त करें। कंगार सिंह जी, सर से निवेदन रहेगा। अब तो हमारे सक्सेस पॉइंट परिवार में आप ही शिक्षण कार्य में मार्गदर्शन कर रहे हैं। करंट अफेयर्स, प्रश्नोत्तरी, हमारे बीच में आप सबके लोकप्रिय गुरु और हम सबके आदरणीय इस संस्थान की नींव से ही जुड़े हुए प्रशांत जी दवे सर हमारे बीच में उपस्थित है। आदरणीय युवराज सिंह जी सर से निवेदन रहेगा, प्रशांत जी सर को शॉल बैठ करके दुपट्टा उड़ा करके सम्मानित करें। आदरणीय युवराज सिंह जी सर, जोरदार तालियां चाहूंगा आपकी। और अगली कड़ी में मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं आपके अपने मनोवैज्ञानिक, हाँ वही तो है, साइकोलॉजी के, और इनकी साइकोलॉजी एक अलग है। इनकी साइकोलॉजी का एक नया सिद्धांत, नया नियम आप सब कक्षा में सुन चुके हो। कौन सा है? अटेंशन। और अटेंशन के साथ एक और गीत इनका लोकप्रिय है, वो भी आजकल पूछा जा सकता है। तो आइए, ऐसे आप सबके प्रिय वीरेंद्र जी चौधरी सर आएंगे और आप सबको संबोधित करके आइए वीरेंद्र जी चौधरी सर। अटेंशन है ना। तो सबसे पहले माँ शारदा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आदरणीय गुरुजी डॉक्टर गणपत सिंह जी राजपुरोहित सर, युवराज सिंह जी राजपुरोहित सर एवं अन्य मेरे सभी साथी, सम्मानित मंच। मैं हमेशा एक शब्द से शुरुआत करता था कक्षा में, अटेंशन, अवधान, और इस शब्द की व्याख्या भी मैंने की थी। अगर उस शब्द को आप एग्ज़ाम में वास्तव में अप्लाई कर लोगे कि आपको जब एग्ज़ाम में केवल जो प्रश्न पत्र है वो पढ़ना नहीं है, बल्कि उसको पढ़ते हुए समझना है और आसपास की चीज़ों पर ध्यान केंद्रित न करके केवल एग्ज़ाम का जो पेपर है उसी को समझने की कोशिश करनी है। क्योंकि आजकल जो पेपर आता है वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि उसका लेवल अच्छा भी आता है, लेकिन उसमें कथन स्वरूप भी कई वाक्य दिए जाते हैं। तो कथन देने से ही हम पहले डर जाते हैं, पता नहीं कितना पेपर हार्ड होगा। हार्ड है तो सभी के लिए है, ईजी है तो सभी के लिए है। तो आपको खुद पे विश्वास रखना है। जब आपने इतनी मेहनत से इतने लंबे समय से अध्ययन किया है, डर किसको लगता है? जिसकी तैयारी बहुत कम होती है। तो आपको इतना विश्वास खुद पे होना चाहिए कि मैंने जब इतनी बार इन किताबों को अध्ययन कर रखा है, मैनेज कर रखा है और बहुत अच्छी तरह पढ़ रखा है, तो वो विश्वास अपने पे बना रखना है। बाकी डर तो लगेगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो एग्ज़ाम का नाम ले या इंटरव्यू का नाम ले उसे थोड़ा सा डर नहीं लगे, लेकिन उस विश्वास को बनाए रखना है कि मैंने आराम से पढ़ रखा है, मेरा काम है कर्म करना, फल की इच्छा नहीं करना। स्किनर का सिद्धांत भी हमने ये पढ़ा था कि हमारे साथ में एक ही है कि आप क्रिया किए जाओ, फल की इच्छा मत करो, और कर्म हमें अपना अच्छा करना है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बाकी आप सब अब इतने अनुभवी हो चुके हैं और हमारे मंच पर डॉक्टर गणपत सिंह जी राजपुरोहित सर बैठे हैं, तो इनसे बड़ा मुझे नहीं लगता कोई मार्गदर्शन पूरे राजस्थान में, और जिन समस्याओं का समाधान बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं।
इसलिए हम खुद अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानते हैं कि सर के साथ मंच साझा करते हैं, बैठते हैं। तो इतना समय आपके साथ रहे तो एक डायलॉग कह दें, शायरी कह दें, इसके साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा कि राहें तहाँ तक जाएगी, राहें जहाँ तक जाएगी, राहगीर वहाँ तक जाएगा, दरिया से क्या पूछ रहा है, नीर कहाँ तक जाएगा, खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, फिर आगे देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। तो आपके हाथ में केवल अपना काम करना है, कर्म करना है, आगे क्या फल होगा उसके बारे में नहीं सोचना है, सीट कितनी है, कम कितनी है, होगा जो देखा जाएगा। आपकी तैयारी अच्छी है और अपना पूरा समर्पण भाव और पेपर को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ हल करना है। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट सभी के लिए। जितने भी सर आ रहे हैं सारे करंट से भरे हुए हैं। इसका मतलब है ओज हमेशा आपके सामने आते हैं तो चेहरे पर मुस्कान होती है। आप सबको सफल होना देखना चाहते हैं। सर ने अभी जो शायरी सुनाई, अब ये रो मारवाड़ी वर्जन होना हो। मारवाड़ी वर्जन इसलिए कहता हूं कि उस शब्दों से, उस परिस्थितियों से आप सभी वाकिफ हो और आप सब जानते हो कि ज्यों रात पछे प्रभात हुए, रात होगी तो प्रभात भी होगी। ज्यों रात पछे प्रभात हुए, पतझड़ रे पछे बसंत हुए। ज्यों रात पछे प्रभात हुए, बसंत रे पछे बसंत हुए। आड़ंगरी तपत में बरसात बूठे, बलती लुआरो अंत हुए। आड़ंगरी तपत में बरसात बूठे, बलती लुआरो अंत हुए। कंचन री दाया कीमत हुए। कंचन क्या करे? सोने नो। और सोने को किस में तपाया जाता है? परख करने के लिए, आग में। कंचन री दाया कीमत हुए, जद तार कसोटी माई तणे। भट्टी चढ़िया ही पुष्परी, परमल पद उतर फुलेल बने, अंतर फुलेल बने। अंतर जो बनता है ना वो बहुत कोमल फूलों से बनता है, लेकिन उसको भी भट्टी पर तपना पड़ता है। कंचन री दाया कीमत हुए, जद तार कसोटी माई तणे। भट्टी चढ़िया ही पुष्पारी, परमल मद पद अतर फुलेल बने। अरे पीसी ज्या मेहंदी रंग राचे, ये तो आप आएंगे जानो जो। हाँ, पीसी ज्या मेहंदी रंग राचे, आ नसीब सार विसार मती। सतरी पतवार पार होशी, अरे मनड़ा तो हिम्मत हार मती। बस एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य, मन को कमजोर नहीं होने देना है। आपको लगे कि पद कम है, लेकिन आपकी स्किल कमजोर नहीं होनी चाहिए। खेल वही खेलना है जिस पर आपको भरोसा हो। बैट्समैन लक्ष्य बड़े पे जाता है, सामने मैंने कहा था, तब वो लक्ष्य नहीं देखता है, वो अपनी स्किल पर भरोसा करता है। और इसी स्किल के धनी हमारे बीच में एक ऐसे विद्यार्थी के तौर पर रहे, होनहार विद्यार्थी, और आज शिक्षक के पद पर नौकरी कर रहे हैं, दीपाराम जांगीड़, जिन्होंने सक्सेस पॉइंट बाड़मेर से तैयारी करके बाड़मेर में पिछली एग्जाम में प्रथम रैंक प्राप्त की है। और ये आपके सामने वो चेहरा है जो ये साबित करता है कि रात पछे प्रभात हुए। समय आता है जब हम इस तरीके से तैयारी करने आते हैं तो हमें लगता है कि हमारी तैयारी उस परवान पर कब चढ़ेगी, और आज आप उसी रूप में हो। कल परीक्षा का परिणाम आपके हाथों में होगा, तब आपको भी इसी मंच से सम्मानित किया जाएगा। हमारे सामने वो शख्सियत है, दीपाराम जांगीड़ आए और अपने अनुभवों से इन सभी विद्यार्थियों को लाभान्वित करवाए। दीपाराम जांगीड़। नमस्कार, प्रणाम सभी को। मंच पर बैठे हुए हमारे गुरुजन और सामने बैठे वीक्षक साथी जो सभी हमारे ईबीएस के साथी रहे हुए हैं, और पीछे बैठे हुए भावी शिक्षकों। इतना बोलने का अनुभव नहीं है, लेकिन जब यहाँ बारी आई कि कोई अगर अपना अनुभव साझा करना चाहे तो आ सकता है, तो मन को मार के ऐसे कहा कि कम से कम इस मंच पे जाके देखे तो सही कि ऊपर से देखने पर सामने का नज़ारा दिखता कैसा है। हालांकि मेरा बोलने का इतना अनुभव नहीं है। पिछली बार भी जब हमारा वो प्रोग्राम रहा था सम्मान समारोह, उसमें भी हमारे काफ़ी साथी थे, हालांकि सभी शिक्षक साथी थे, तो उनके बोलने का अनुभव काफ़ी था, तो वहाँ नंबर नहीं आया। लेकिन आज जब से कल से सर का कॉल आया, तब इच्छा थी कि अगर बोलने का मौका मिला तो एक बार मंच पर जरूर जाऊंगा। आज अब गणपत सिंह जी सर के साथ मंच साझा करने का मौका मिल रहा है, तो बहुत ही ये मेरे लिए गर्व का पल है कि सक्सेस पॉइंट परिवार ने यहाँ मंच पर बोलने का जो मौका दिया है। एक बार परिवार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों के लिए, हालांकि मेरे पास कहने के लिए इतना कोई लंबा अनुभव भी नहीं था, फर्स्ट टाइम में 12th हुई,
BSTC हुई, सक्सेस पॉइंट परिवार से जुड़े और समय पर भी सक्सेस मिल गई। तो इतना लंबा अनुभव नहीं है, लेकिन सारे गुरुजन जो आपको बता रहे हैं बहुत कुछ बता दिया। लेकिन अब यही है कि आपने जैसे पिछले इतने समय में जो भी कर्म किए हैं उन कर्मों का बराबर हिसाब होगा। और बस अब थोड़े दिनों की बात है, एग्ज़ाम हो जाए। मेरी यही मंगल कामनाएं रहेगी कि बस यही साल आपके संघर्षों का इसी में अंत हो। ऐसी मेरी आपको आप सभी को शुभकामनाएं। कुछ पंक्तियां हैं जो अभी ट्रेंड में चल रही है, हालांकि मैंने अभी वो पीछे सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर विजिट किया तो अमित जी तिवारी सर भी उन्हें दोहरा रहे थे। हालांकि आज अमित जी यहाँ मंच में नहीं है, थोड़ी कमी महसूस हो रही है, क्योंकि उनका जो गणित पढ़ाने का तरीका था जो मुझे सबसे बढ़िया लगता था। और मेरी रीट में गणित में मेरे 30 में 30 नंबर थे, तो उनकी करामात मैं समझता हूँ अमित जी थे ही। तो उनकी कुछ पंक्तियाँ हैं, मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ साथ एक बार दोहराएं। हालांकि आपने सुन रखी है कि अब तीर नहीं मोड़े जाएंगे, अब अरमान नहीं तोड़े जाएंगे, चाहे सिर कटे या सल्तनत उजड़े, मैदान नहीं छोड़े जाएंगे। अभी मैं चाहता हूँ एक बार आप भी इन्हें, पहले एक पंक्ति मैं बोलूँगा और आप भी एक बार साथ में दोहराएंगे। अब तीर नहीं मोड़े जाएंगे, अरमान नहीं तोड़े जाएंगे, सर कटे या सल्तनत उजड़े, अब मैदान नहीं छोड़े जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतना कोई वक्ता हूँ नहीं, लेकिन आज इच्छा हुई थी कि गणपति सर सामने आज बैठे हैं तो कम से कम मंच पे जाके सामने का नज़ारा देखें तो सही लगता कैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अशेष शुभकामनाएं कि आप भी बस अगले सेशन से हमारे साथ जुड़कर भारत के इस उज्जवल भविष्य को सुदृढ़ बनाने में हमारा सहयोग करें। शुभकामनाएं। दीपाराम ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया। देखो, अभिव्यक्त करना ये धीरे धीरे स्किल से होता है। आप बराबर अभ्यास में रहोगे तो अपने आप बोलने में दिक्कत नहीं आएगी। पर इन्होंने अपनी बात अच्छे तरीके से रखी और लास्ट वाली पंक्तियां जो बोली वो जीवन का सार है। और इसी को सीख करके देखो, आप जब इस मैदान में उतर चुके हो तो वापस जाने के तो कोई आंधी बन के आया हूं मैं। हाँ, सब ने देखा हमजा मंजारी। साहिलों पर घर नहीं बनाया हमने, समंदर की लहरों से खुदारी रखी। साहिलों पे घर नहीं बनाया हमने, समंदर की लहरों से खुदारी रखी। ये ताज हमें विरासत में नहीं मिला, हमने कोशिशें निरंतर जारी रखी। मंजिलों ने खुद सिर झुका दिया, मंजिलों ने खुद सिर झुका दिया, इतनी दमदार हमने तैयारी रखी। तो आपकी तैयारी जो है इसको इतना दमदार बनाइए कि आप खुद ही मुट्ठी में कर लिया मुकद्दर हमने, क्योंकि किताबों के संग हमने यारी रखी। आपकी किताबों के संग जो यारी होगी वो ही आपको सब कुछ दे सकती है, सब प्राप्त कर सकती है। आपके अरमान पूरे करने का एक ही माध्यम है, पुस्तक, अच्छी पुस्तक। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं ऐसी ही एक अच्छी पुस्तक की तरह ही आपके अपने गुरुजन सुरेश जी इणिकिया सर, जिनको आप बहुत मिस करते होंगे। ये वो सर है, मैं इनको कहता हूं कि आप तो नदी की वो निरंतर धार हो, भूगोल के हैं। पहले दिन में सर इनको क्लास में डालते हैं, ए बैच से स्टार्ट हुई है और अभी चल ही रहे हैं, ब्रेक है ही नहीं। बीच में युवराज जी ने शायद ही ब्रेक दिया हो, एक दिन भी नहीं लिया है। निरंतर लगातार आपकी क्लास होती, बाकी वाले टीचर का बीच में गैप आता है। सुरेश जी वो निरंतर नदी है, सदावाहिनी नदी है। जो भूगोल है तो ये सरिता आपके बीच में बहे और आप सबको लाभान्वित करे। आइए सुरेश जी इणिकिया सर। धन्यवाद मांगीदान जी सर। सर ने कुछ ज़्यादा ही कुछ शब्द मेरे लिए कह दिए। हालांकि एक बात तो सही थी कि मैं ए बैच से जब शुरू हुआ वहाँ से लगाकर अभी तक कंटिन्यू क्लासें तो चल ही रही हैं और वापस ये शुरू हो रहा है। हाँ, सर्वप्रथम आज के इस नवसृजन कार्यक्रम के अंतर्गत मंचासीन मेरे शिक्षक साथी और हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय गणपत जी सर, इस संस्थान के मुखिया आदरणीय युवराज जी सर और मेरे सभी शिक्षक साथियों और अभी आपके बीच में सबसे लास्ट में आने वाले दीपक जी सर और
सामने बैठे भावी अध्यापकों और अध्यापिकाओं, आप सबका आज के इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मैं युवराज जी सर का धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने आज उन ए से लगाकर एफ तक के सभी भावी अध्यापकों को एक साथ में एक ही जगह पर मिलने का अवसर दिया। तो कई बार ये बच्चों के दिमाग में भी रहता था कि यार ए बैच के अंदर स्टूडेंट इतने थे, बी में इतने थे, सी में इतने थे। हमने जब सी को शुरू किया तो उस टाइम तक लगभग ए वाले फ्री हो चुके थे। जब डी को शुरू किया तो तब तक बी बैच लगभग फ्री हो चुका था। तो इसी तरह से ये सिलसिला जारी रहा था। तो इसी बीच में आपको मिलने का भी मौका नहीं मिलता था और कई लोगों के यूँ माइंड के अंदर भी रहता था कि हकीकत में भी कोई इतने बैच हुए थे या नहीं हुए थे। तो आज आपकी ये संख्या देखकर ये क्लियर हो रहा है कि हकीकत में हमारे यहाँ ए से लगाकर एफ तक के जो स्टूडेंट थे वो हकीकत में बहुत ही कह सकते हैं मेहनती और संस्थान से जुड़े हुए स्टूडेंट थे, जो आज इस एज अ प्री बोर्ड कह सकते हैं। जैसे जसकंठ जी सर ने और कहा था अभी कि ये जिस तरह से अंतिम परीक्षा होती हैं, उस अंतिम परीक्षा से पहले की परीक्षा है ये। एक तरह से गणपत जी सर अभी कह रहे थे रिहर्सल है ये, तो हकीकत में ये आज का रिहर्सल ही था। अब रिहर्सल है तो यहाँ रिहर्सल तो आपने कर दिया और मुझे ये उम्मीद है कि आपने जो आज का ये रिहर्सल किया है ये बड़े तन मन से और एकदम अपनी ईमानदारी से किया है। और हकीकत में अगर आपने ईमानदारी से ये रिहर्सल अटेंड किया है तो आप अपना एक्चुअल मूल्यांकन यहाँ से करके जाएंगे, इस बात की मुझे गारंटी है। अगर आप लोगों ने यहाँ से 19-20 किया है तो ये समझें कि वो आपका वास्तविक मूल्यांकन नहीं है। आपको अपना वास्तविक मूल्यांकन तो करना पड़ेगा, इससे डरने से या फिर इससे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब अंतिम परीक्षा की जो का समय होगा वहाँ पर आपको न आपका कोई मित्र मिलेगा, न आपका कोई सखा मिलेगा। वहाँ तो आपको बस आपकी नैया खुद के हवाले ही होगी। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, मान लीजिए यहाँ से आपने 19-20 किसी ने कर भी लिया है, तब भी घर जाके इस पेपर का एक अच्छे से स्व मूल्यांकन करना और ये अपने आप में आश्वस्त होना कि मैं इस पेपर के अनुसार किस स्तर तक ठीक बैठता हूँ। अगर आप हकीकत में इस पेपर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये पेपर का लेवल सर ने भी कहा था कि हम उस लेवल का बनाएंगे जिसमें ना तो ज़्यादा कोई टफ रहें ना ज़्यादा इजी रहें, एक मॉडरेट लेवल होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग सभी गुरुजनों ने ये पेपर है वो बनाया था। तो इस पेपर के अनुसार अगर आप लोग 200 के करीब करीब अगर कहीं कोई पहुंच रहे हैं, या यूं समझें कि लगभग 180 से प्लस हो रहे हैं, तब भी आप अपने आप को इस आने वाली जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए सबसे बेहतरीन कैंडिडेट मान सकते हैं। उसके लिए या यूं कहें कि अगले आने वाली जो एक पोस्ट है वो आपकी ज़रूर होगी, क्योंकि अभी तक आपके पास में इस परीक्षा के बाद में भी खुद का मूल्यांकन करने, खुद की कमियों को ढूंढकर उसे दूर करने का कुछ अवसर बाकी है। तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि जो आप लोगों के दिमाग में कुछ डाउट्स रहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स कई बार मैसेज करके पूछते रहते हैं, सभी गुरुजनों से पूछते हैं कि सर पता नहीं, याद नहीं हो रहा है, इतने बार पढ़ लिया सर, रिवीजन तो 8-10 बार हो गया। क्योंकि ए वालों ने अगर हकीकत में कंटिन्यू किया हो तो ए वालों का तो कम से कम 10 से 12 बार 15 बार रिवीजन हो गया होगा। लेकिन जो लास्ट में यहाँ से एफ बैच में भी जो यहाँ से फ्री हुए हैं उन्होंने भी अच्छे से कम 7-8 बार रिवीजन किया होगा। लेकिन फिर भी मुझे ये लग रहा है, कोई बात नहीं, ऐसा कोई इन्होंने 15 बार किया है ना ए वालों ने, तो इसका मतलब है कि ये नहीं है कि इन्होंने पता नहीं उसको बस ग्लास के अंदर मिक्स करके कोई नमक की या शक्कर की तरह पी लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अभी करंटली इससे जुड़े हुए हैं और इन्होंने बीच में कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं। बीच में कई मेरे भाई है वो अपने मुख्य धारा से अलग भी हुए होंगे कई, इसलिए हकीकत बात है, क्योंकि लंबे टाइम तक 2-2 साल तक कंटिन्यू रहना अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज होता है, ये हकीकत है। और स्पेशली स्टूडेंट के अंदर तो ऐसा बहुत कम देखा जा सकता है। फिर भी आप लोग रहे हैं तो अच्छी बात है। और इसके अलावा जैसे अगर मैं ये कहूँ कि जैसे आप लोग जो मैसेजेस आते हैं उसमें यही कहते हैं कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अब कॉन्फिडेंस आपको यहाँ आए या ना आए इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि इस टाइम में चाहे वो आपकी क्लास के अंदर मंथली टेस्ट में जो टॉपर आने वाला था उसकी भी यही हालत है, और जो मीडियम स्टेज में था उसकी भी यही हालत है। हालत दोनों की सेम ही है, कॉन्फिडेंस उसको भी नहीं आ रहा है। क्योंकि जब यहाँ पे 4th ग्रेड पटवारी ग्राम सेवक के जो पेपर देखे थे अधीनस्थ बोर्ड के,
तो उसके अंदर अब पता नहीं कि कुछ पोर्शन इतने इजी आ गए और कुछ पोर्शन अच्छे स्टैंडर्ड आ गए। तो अगर वो दिन आपका है, परीक्षा वाला दिन आपका है, और जो पोर्शन आपको थोड़ा टफ लग रहा था वो पोर्शन आपका उस दिन आपके फेवर का आ गया, तो उस दिन एक पोस्ट आपके लिए होना कोई रोक नहीं सकता, इस बात की गारंटी है। तो आप तो अपना कर्म करें, आप अपनी मेहनत को जारी रखें, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि अपने हाथ में सिर्फ कर्म करना ही है। और इतने जने यहाँ पर आए हैं, इस पेपर को आपने सीरियसली अटेंड किया है, तो आप ये सोच लें कि यहाँ से संस्थान से ए से लगाकर एफ तक लगभग 2,500-3 हज़ार स्टूडेंट यहाँ से जुड़ चुके थे। उसमें से अगर आप यहाँ 1200-1500 जने आ रहे हैं, तो ये समझ लें कि 1000-1500 तो पहले से ही आपसे कंपटीशन से साइड हो चुके हैं। और रही बात दूसरी, तो कुछ एक स्टूडेंट उस बीच में भी दूसरी जगह पर भी शिफ्ट हो जाएंगे, अभी भी दिन काफ़ी है ना, तो चलता रहता है ना। तो इसलिए आप अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखें, और परीक्षा हॉल में आपने जो तैयारी की है वो यकीनन आपके काम आएगी, और वहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस स्वतः मिलेगा, किसी को कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। आज के टाइम में स्थिति सभी की एक ही है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन जो 10 दिन बचे हुए हैं, इनको बढ़िया से एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ में अच्छे से रिवीजन कर लें, वही आपका जीत है, वही आपको जीत दिलाएगी। और लास्ट में एक पंक्ति के साथ में आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगी। 2 कविता की पंक्तियां हैं, सुनिए। अपना साहस क्यों खोते हो, अपना साहस क्यों खोते हो, यदि द्वंद्व छिड़ा है अंतर मन में, तो धैर्य का बोझा क्यों ढोते हो, तो धैर्य का बोझा क्यों ढोते हो। माना कठिन डगर है, माना कठिन डगर है, लेकिन उस पर भी तुम चलना सीखो। पर्वत के कंकर चुभते हैं, पर्वत के कंकर चुभते हैं, तो उस पर्वत पर भी चढ़ना सीखो, उस पर्वत पर भी चढ़ना सीखो। जीवन का हिस्सा है जीत हार, जीवन का हिस्सा है जीत हार, हर स्थिति में तुम बढ़ना सीखो। साथ नहीं जाता कुछ भी, इसलिए अकेला रहना सीखो, इसलिए अकेला रहना सीखो। संघर्ष कर रहे हो तो ध्यान रखो, संघर्ष कर रहे हो तो ध्यान रखो, हर क्षण कदम बढ़ाना सीखो। तुमसे सब कुछ संभव है, पर मुश्किल में भी कर जाना सीखो, मुश्किल में भी कर जाना सीखो। अपने कदम बढ़ाना सीखो, मेहनत में भी लड़ जाना सीखो। थैंक यू, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश जी एणिकिया सर ने अपने अंदाज में आप सबको वो चीज़ें बताई है। सबसे बड़ी बात है आपका धैर्य, आपका संयम हमें दिखता है। सुबह से आप इसी उजास के साथ बैठे हो, इसी ओज और भाव के साथ बैठे हो कि हमें सामने से पता चलता है, आपके चेहरे देख करके पता चलता है कि हमें कितना बोलना चाहिए। और आप लोगों का तारतम्यता, आप लोगों का जुड़ाव, आप लोगों का लगाव, ये निरंतर इस बात का प्रमाण है कि आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छी है। जब विश्वास होता है ना, तब चेहरे पर दिखता है, वो भाव आप सब में समाहित है। हमारे बीच में दिनेश जी बोहरा, पत्रकार आप सब जानते हो, सोशल मीडिया पे खूब छाए रहते हैं। आपकी टीम से राजेंद्र जी और कल्याण सिंह, आप हमारे बीच में उपस्थित है। इस पूरी कवरेज के लिए मैं निदेशक महोदय युवराज सिंह जी से निवेदन करूंगा, आप दिनेश बोहरा टीम के सदस्य कल्याण सिंह और राजेंद्र जी को याददाश्त स्वरूप सक्सेस पॉइंट बाड़मेर का मोमेंटो देकर के सम्मानित करवाए। हमारे बीच में दीपक जी बिड़िया सर, बढ़िया भी है, आप लोगों ने परिभाषा गजब की निकाली है। हिंदी वाले हो ना, इसका मतलब पक्का तय है, आप बढ़िया सर भी है और बिड़िया सर भी है। आपका भी सम्मान बहुमान स्वागत है दीपक जी बिड़िया सर का। दीपक जी से निवेदन रहेगा, अच्छा मैं आपको दीपक जी बिड़िया सर इसलिए कहता हूँ, इनके मकान के आगे बड़े अक्षरों में बिड़िया सर लिखा हुआ है। नागौर का गांव है, चर्चित गांव है, गोत्र है, तो है तो झगड़ो नारो लागो पो। चलो गोत्र भी सही, लेकिन यहां तो गांव बना रखा है आपने। इंदिरा कॉलोनी में तो एक लाइनबद्ध रूप से बिड़िया सर लिखा हुआ है, बड़े घर है। सर दीपक जी चौधरी सर,
आपका सम्मान बहुमान करने के लिए मैं निवेदन करूंगा युवराज सिंह जी और गणपत सिंह जी राजपुर सर से दीपक जी को दुपट्टा पहना करके बरड़ी सर कह दियो ये बरड़ी नहीं है साहब लुंकार है बरड़ी थोड़ी चौकड़ी आली हुए आगे कौन करे हाँ। सर का स्वागत जोरदार तालियां दीपक जी सर के लिए स्वागत है दीपक जी सर का धन्यवाद युवराज सिंह जी सर अगली कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूं ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका हमारे बीच में प्रशांत जी दवे सर हमेशा हम कार्यक्रम का शुभारंभ पहला जो भाषण होता है वो प्रशांत जी से ही करवाते हैं लेकिन आज प्रशांत जी ने स्कीम चली इसीलिए चली वो हमें पता चल गया और आप लोगों के बीच में आपने चाहा कि हम सबसे वरिष्ठ है तो हमें पहले ना कह के सबसे बाद में बुलवाया करो लेकिन आप आधार स्तंभ हो आप इस संस्थान के पहला आधार कहिए युवराज सिंह जी सर और प्रशांत जी सर की टीम ने ये यूं समझिए कि प्रारंभ किया था बाकी सब धीरे धीरे जुड़ते गए गणपत सिंह जी सर भी थोड़े बाद में जुड़े हैं और आज सबसे लेट ये आए दोनों अच्छा एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ ये आज तो इतने लोग आप बैठे हो हमारे चेहरों पर मुस्कान है और उस टाइम सिर्फ 2 लोग ही होते थे दीपक जी और प्रशांत जी तीसरी युवराज जी 2 ढूंढ के लाने पड़ते थे वहां से ये संघर्ष प्रारंभ हुआ है गली में चलते हुए कोई स्टूडेंट बनाना और इनको चाय पे नौकरी तो बहुत प्रारंभ का संघर्ष होता है ये सिखाता है हमें अपने आप में ये उदाहरण है सबके जीवन में युवराज सिंह जी सर जो आपको बहुत कठोर हृदय लगते हैं उस टाइम बहुत पोलाइट रहते थे कि कोई आकर के बैठिए क्लास चल जाए दुआओं का दौर था उस दौर में आपने थामे रखा ये विश्वास बना करके रखा दीपक जी और प्रशांत जी ने भी विश्वास बनाया आज भी आप उसी तंदुरुस्ती के साथ अब थोड़ी प्रशांत जी की तंदुरुस्ती ज़्यादा बढ़ गई है तो बुलाता हूं मैं इन सब हंसी ठिठोली के बीच में आप सबके प्रिय प्रशांत जी दवे सर को आए माँ सरस्वती को सर्वप्रथम मैं वंदन करता हूँ और मंच पर विराजित मेरे साथी गुरुजन और आप सभी भारी मात्रा में पधारे हुए यहाँ सारे विद्यार्थियों आप सभी को एक साथ देखकर जोरदार डांटने का मन कर रहा है पर आज आप इतने व्यवस्थित बैठे हैं और इतने पिन ड्रॉप साइलेंट में बैठे हैं कि आपकी आज भूरी भूरी प्रशंसा करने का मन हो रहा है अव्यवस्था वाले आए नहीं बिल्कुल सही कहा इनके कहने के पीछे कितना बड़ा एक मंतव्य आप समझो कि ये जो सब आए हैं ये सब सीरियस तैयारी वाले हैं सबसे पहले आप अपने लिए तालियां बजाओ एक बार जोरदार 10 दिन शेष रहे हैं हमारे एग्जाम को केवल 10 दिन मान के चलें 10 दिन एग्जाम को शेष रहे हैं और ये 10 दिन में कैसी एक सिचुएशन होती है मैं आपको बयां करता हूं क्योंकि हम सब यहाँ जो बैठे हैं सब ने तैयारी की है और हमने सब ने ये 10 दिन वाला जो प्रेशर है वो झेला है मुझे आज भी याद है कि जिस समय फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम था और 10 दिन बचे थे मेरा दिमाग एकदम शून्य था और मेरे को एक ही बात ध्यान थी कि मुझे कुछ याद नहीं है दिमाग में एक ही चीज़ थी कि मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक है और मुझे कुछ भी याद नहीं मैं तैयारी करते करते मेरे माता पिता के पास में जाता था और उनके पास जाके बैठता था अब आप देखना कि जो चेहरे के हाव भाव थे वो अपने माँ बाप कितने अच्छी तरीके से समझ लेते हैं मेरी मदर जो है वो मेरे पास में बैठी हुई कहती थी क्या हुआ मैंने कहा नहीं कुछ नहीं ठीक है नहीं क्या हुआ मैंने कहा लग रहा है जैसे कुछ भी याद नहीं है तो क्या ऐसे कोई हार मानते हैं क्या क्योंकि मेरा चेहरा ऐसा था बिल्कुल डाउन हुआ एक ऐसा फेस आता है जब आप तैयारी करते हैं उस ऐसे फेज में गुजरते हैं जिस समय आपको बिल्कुल ये लगने लगता है कि आपका सिलेक्शन नहीं ही होगा
आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बता रहा हूं, एक ऐसा फेज आ रहा है, मैं बिल्कुल सत्यता वाली बात कह रहा हूं, हालांकि मुझ पे लागू होती थी, आप पे कितनी लागू होती है ये आप जाने, पर एक ऐसा फेज आता है जिस समय ये लगता है दिमाग के अंदर बहुत जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। मैं उन स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूं, हालांकि कईयों को तो लग रहा होगा ऐसा तो कभी आया ही नहीं, हमको तो यही लग रहा होगा ही नहीं। मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो अपनी तैयारी के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदारी रखते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने दिन रात एक कर रखे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। एक ऐसा फेज आप महसूस करेंगे जिस समय आपको एक मोमेंट ऑफ टाइम में ऐसा पता चलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म है ही नहीं, अब कोई सिलेक्शन ही नहीं है मेरा। तो क्यों? क्योंकि ये 4 सवाल क्या मिला लिए, इसमें तो कोई भी एक भी राइट नहीं हो रहा है। इसका मतलब मेरे को वहां एग्जाम में कोई वो इतने सारे क्वेश्चन आएंगे, वो क्या सही होंगे मेरे से? नहीं होंगे, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा कह के किताब छोड़ के और आप चले जाते हो बाहर की तरफ। अब जब आप बाहर जाते हो और आपके जो आपके रिश्तेदार, आपके बिल्कुल ब्लड रिलेशन वाले, आपके माता पिता जब आपके चेहरे को देखते हैं और वो भांप जाते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी गड़बड़ है, और वो जब पूछते हैं कि क्या हुआ, और आपका चेहरा जब आप कहते हो कि कुछ नहीं हुआ, और वो भांप जाते हैं कि कुछ तो हुआ है और बहुत गंभीर हुआ है, तब वो कहते हैं कि नहीं, विश्वास अपनी तैयारी पे रखो। ये सारी चीजें जो है वो आपको अपने लक्ष्य के प्रति वो जो थोड़ी सी अनश्योरिटी है, जो आपको लग रहा है कि नहीं 1% भी अगर नहीं हुआ, बस वो दिक्कत वाली बाकी है, बाकी 99% तो सिलेक्शन आपका हुआ पड़ा है। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन है, बस एग्जाम देने मात्र की देरी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको कहीं पे भी एक रत्ती मात्र का भी लग रहा हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो गौर करना आपके इस बैच का, जिस बैच में आप थे और उसका प्रथम दिन, और अब आज की आपकी जो कंडीशन है, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर आप किस तरीके का क्वेश्चन के साथ व्यवहार करते हैं, वो चीज को कंपेयर करना और फिर कहना कि सिलेक्शन मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। 100% सिलेक्शन आपका ही है, वो विश्वास करना पड़ेगा हमको, अपनी तैयारी पर विश्वास करना पड़ेगा, और वही स्टेट ऑफ माइंड जो है वो एग्जाम तक ले जाना पड़ेगा। क्योंकि उस एग्जाम को जब हम सॉल्व कर रहे होंगे, उस एग्जाम को जब हम अटेम्प्ट में ला रहे होंगे, तो ध्यान रखना हम अकेले नहीं हैं, पूरी राजस्थान की जनता है वो भी कर रही है। उसी हमारे जैसे ही कुछ विद्यार्थी हैं वो भी उसको इसी सेम टाइम में अटेम्प्ट कर रहे हैं। हमारा ही सिलेक्शन क्यों हो? क्योंकि हमारे पास वो एक तरीका है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, शायद उन लोगों के पास ना हो। तो ये जब सोच के साथ हम एग्जाम को सॉल्व करेंगे, निश्चित रूप से वो विश्वास आएगा, वो एक तरीका आएगा जिसको हम समझ रहे हैं कि हमारा एग्जाम किस तरीके से जाना चाहिए। एक दो बातें मैं कहूंगा और फिर मैं अपनी बात को कंक्लूड करूंगा कि जितना पढ़ चुके हैं रिवीजन उतना ही करना। अब नई चीजों को हाथ में मत लेना कि आप ये सोचो कि ये नया टॉपिक है, इसको एक बार देख लेता हूं, इसको इतने टाइम तक देखा नहीं है, मत लेना। उसको अब छूना भी मत, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे बाहर की चीजें होती है, हमको लगता है कि उसे एक बार कर लें और क्या पता उसमें से क्वेश्चन आ जाए तो हो जाए, और वो हमारे खुद के पावर की चीज नहीं है, हमारी खुद की लिमिटेशन से बाहर की तरफ जब जाएंगे हम, तो निश्चित रूप से उस समय एक फ्रस्ट्रेशन आएगा, और वो फ्रस्ट्रेशन हमको 10 दिनों में चाहिए भी नहीं कहीं पे भी। तो वो बिखराव मत लाना, जो चीजें हैं वो समेटने की कोशिश करना। कुमार विश्वास की 4 पंक्तियां हैं, अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है। बहुत अच्छा कहा है कुमार विश्वास ने कि जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे, वो खुद तेरी मुश्किल को आसान करेगा, जो तू ना कर पाया वो भगवान करेगा। अब वो बात भगवान पे छोड़ दो, आपने कर दिया अपना कर्म सारा, अब जो काम है वो ईश्वर का है। वो दीपाराम बहुत अच्छा बोल के गया है कि आपके कर्म जब है अब वो आड़े आएंगे। हाँ, और हमने अच्छे कर्म किए हैं, हमें घबराने की कहां जरूरत है, हमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं। हाँ, कई फैकल्टीज को परेशान किया होगा कक्षा में बैठे बैठे, पर उन्होंने लताड़ा भी तो था, हिसाब बराबर। तो अब जो काम करना है वो हमको खुद को करना है, और बहुत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ करना है। मैं हमेशा एक क्लास में भी कहता था कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उस क्वेश्चन की एक एक लाइन को
ध्यान से पढ़ें कह क्या रहा है, क्योंकि उस प्रेजेंस ऑफ माइंड के बिना जब आप उस अप्रोच के बिना जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और विद ओवर कॉन्फिडेंस करेंगे, तो हो सकता है बाहर आते एक रिग्रेट आएगा। वो पश्चाताप हमको नहीं चाहिए जो परीक्षा कक्ष के बाहर आने पर होता है, वो नहीं चाहिए। जो भी करके आए 100% श्योरिटी के साथ करके आए और 100% एक्यूरेसी के साथ करके आए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। वापस हम मिलेंगे एक जोरदार भव्य समारोह में, जो आपकी सफलता का समारोह होगा, और वो इससे भी भव्य होगा, इससे भी बड़ा होगा। पुनः आपकी सफलता की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत जी सर ने आपको हर वो बारीक चीज बताई जो परीक्षा के दृष्टिकोण से सही हो। अभी आप लोग, हम लोग सब उस दौर में पहुंचने वाले हैं। हम आपकी तरफ देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट किस तरीके से एग्जाम हॉल में हमारे द्वारा बताए हुए काम को सही तरीके से अंजाम देते हैं। तो वहाँ सबसे ज़रूरत होती है कि उस पेपर में आए हुए प्रश्न को आप किस तरीके से अटेंड करते हो, क्योंकि वो जगह ऐसी है कि 2.5 घंटे तक आपने जो लगा दिया, वो 2.5 और 3 घंटे के बाद बाहर जब आओगे कोई बताएगा तभी आपको पता चलेगा कि ओहो गड़बड़ेत हुई है। तब तक तो हम पूरे भरोसे के साथ रहते हैं। ये सबके साथ होता है, परीक्षा देने वाले के साथ। लेकिन आप लोगों का सौभाग्य है कि आप इससे एग्ज़ाम से पहले कई एग्ज़ाम दे चुके हो, तो आप सीख जाते हो। यहाँ पर जितने भी जो बैठे हैं मंच पर शिक्षक साथी, उन्होंने ये दौर नहीं देखा है, उन्होंने अपने तरीके से ही पेपर को दिया है। आप लोग कई बार पेपर देने के बाद इन छोटी छोटी बातों को बताने के बाद बहुत कम चांस रहते हैं कि आप उसको गलत करो। ये जरूर है, जितना पढ़ा है, एक आपकी कमी पर भी नज़र दे दूं, आप क्या करते हो, लाइनें जैसे याद कर रखी है वैसा अगर पेपर में आ जाता है तब तो ठीक है, और थोड़ा इधर उधर होता है तो फिर आपकी दिमाग खराब हो जाता है कि अपन ने तो ये कहीं देखी नहीं लाइन, सर ने ऐसी तो नहीं लिखाई। ऐसे नहीं सोचना है, पूरा वाइड सोच, चारों तरफ देखना है। जो ड्राइवर होता है ना, अच्छा वो वाला ड्राइवर बनना है जिसको सब दिखता है चारों तरफ से। और पहली बार मैंने कहा ना, एक्सीडेंट इसीलिए होता है कि हम नज़दीक ही देखते हैं, दूसरा दिखता कुछ नहीं है, पछ के मैंने दिखाई दियो कोई। तो आपको वो पैनी दृष्टि देखनी है, उस नज़र से देखना है, अच्छी ड्राइविंग करते हुए अपने आप को सफल करना है। आदरणीय प्रशांत जी दवे सर ने बहुत बारीकी से, विस्तार से पेपर को अटेंड करने का तरीका बताया और अपने अनुभवों से आपको जोड़ा। मैं अगले कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूँ आप सबके प्रिय हिंदी के मार्गदर्शक, और मैं बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि मेरा अपना मारवाड़ी लहजा है, सर उसको हिंदी में बढ़िया तरीके से समझाते हैं। सर के साथ एक चीज़ रहती है कि आपको मारवाड़ी में बोलना चाहिए, लेकिन 2 पंक्तियों से ज़्यादा मैंने आपको कभी मारवाड़ी बोलते सुना नहीं। हिंदी में बात करते हैं, प्रॉपर हिंदी के तरीके से आपको समझाते हैं। दीपक जी सर का मार्गदर्शन आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रहती है। कारण है कि आप आने वाले समय में एसआई का एग्ज़ाम भी देने वाले बहुत साथी हैं, उसमें दीपक जी आपको बहुत याद आएंगे, तो वो बहुत बड़े तरीके से काम आने वाले हैं। आइए ऐसे अनुभवी मार्गदर्शक दीपक जी सर आए और अपने उद्बोधन से आपको लाभान्वित कराए। दीपक जी चौधरी सर। सर्वप्रथम विद्या और ज्ञान की देवी माँ वागीशा को चरण वंदन। मंच पर विराजित समस्त प्रबुद्ध ज्ञानियों को नमन करता हूँ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मांगीदान जी ने बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की, मेरी सुनकर बहुत बढ़िया लगा। अपनी प्रशंसा से प्रसन्न होना ही चाहिए, और कोई दूसरा नहीं करे तो खुद कर लेनी चाहिए। आज सुबह परसों जब नरपति सर ने मुझे बात की कि परीक्षा है यहाँ और हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं, आपको साथ चलना है। परसों जब मैं यहाँ आया था तब केवल ये खंबे खड़े थे, बाकी व्यवस्थाएं नहीं थी, और इन्होंने कहा कि लगभग 1200-1500 बच्चे आएंगे परीक्षा देने। तो मैंने कहा ये बड़ा छोटा सा दिख रहा है, इसमें 1500 बच्चे बैठेंगे कहाँ। आज सुबह नरपति का फ़ोन आया 8 बजे कि जल्दी पहुँचना है आपको। तो जब मैं यहाँ 9:30 बजे जब आया और ये टेंट पूरा व्यवस्थित बना हुआ था, तब मैंने कहा अब जगह तो हुई है, बच्चे तो बैठ पाएंगे। और बच्चों की गंभीरता वास्तव में इतनी अच्छी है कि जो परीक्षा का समय था, जैसे आज 12:30 परीक्षा शुरू होनी थी, और हमें ये लगा कि सारे लोग समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, जबकि 12:30 तक लगभग सारे बच्चे आ गए और 12:30 पर परीक्षा शुरू हो गई। इतनी आपकी जो ये समर्पण है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है।
और यही समर्पण और गंभीरता आपके लिए परीक्षा में लाभदायी होगी। आज की परीक्षा निश्चित रूप से सबने बहुत गंभीरता से दी है, और जैसा हम कहते हैं यहाँ जो हम परीक्षा दे रहे हैं ये आपकी परीक्षा का पूर्व अभ्यास है। इसी गंभीरता और धैर्य के साथ आपको अपनी मुख्य परीक्षा देनी है, क्योंकि हमारा परिणाम जो है, जो हमारी 1 साल की 2 साल का जो परिश्रम है, उसका अंतिम परिणाम इसी परीक्षा पर टिका है, जो 15 दिन के बाद होने वाली है। अब इस परीक्षा में क्या करना है, कैसे पढ़ना, ये सारी बातें विद्वजन पूर्व में ही आपको बता चुके हैं। और जो कुछ बच गया है उसके लिए गणपत सिंह जी है हमारे पास, वे बता देंगे। हाँ, तो मुझ पर कोई बड़ा उत्तरदायित्व नहीं है। हाँ, हाँ, तो मैं खुद मानो भाई बड़ा काम पहले वाले कर गए, और जो बचा हुआ है वो गणपत जी को करना ही है। तो अनावश्यक बोझ नहीं लेना है, यही काम परीक्षा में रखना है हमें। अनावश्यक बोझ नहीं उठाना है, अरे क्या होगा क्या होगा क्या होगा। ढंग से पढ़ा हुआ है तो परीक्षा बहुत बढ़िया होगी। गंभीरता से परीक्षा देनी है, और जैसा मैंने कक्षाओं में हम अलग अलग बैच में अलग अलग बात करते ही रहते हैं, और मैंने पहले भी यही कहा, हम आपको वही बता रहे हैं जो हमने परीक्षाएं जब दी उस समय हमने जो दशाएं अनुभव की, जो कमियां हमें रह गई जिन परीक्षाओं में, हमारा ये प्रयास रहता है उनके बारे में बच्चों को पहले जानकारी दें, ताकि परीक्षा में उन समस्याओं से आपको जूझना नहीं पड़े। तो जिन लोगों ने उन बातों को गंभीरता से सुना है और अपनाया भी है, उन्हें तो निश्चित रूप से परीक्षा में कोई समस्या नहीं आएगी। अच्छे से पढ़ रहे हैं, बढ़िया तैयारी की हुई है, तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आराम से दिमाग को शांत रख के पढ़ें। 10-12 दिन है हमारे पास अब, पर यह है बिना किसी दबाव के अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। अपने 100% से भी आगे निकल जाओ। अब तक हम 100% पे चल रहे थे, आगे के 10 दिन अपनी सीमा से भी आगे निकलना पड़ेगा, तब परिणाम निश्चित रूप से हमारे पक्ष में ही होगा। और अगर अब शांत हो गए कि अब देखा जाएगा, 10 ही तो दिन रहे हैं, धीरे धीरे कर लेंगे, अब नहीं। अब अपनी क्षमता से बाहर निकलना है। और परीक्षा के दिन, जो मैंने हर कक्षा में कहा है, हर बैच में कहा है, परीक्षा से पहले नींद नहीं आएगी, पर बढ़िया नींद लेनी है। हाँ, बड़ी नहीं आएगी मैं कह रहा हूँ, पर लेनी है। सुबह परीक्षा देने जब जाएं, अल्पाहार करके जाना है, खाली पेट नहीं जाना है। और वहां जाकर किसी विषय पर कोई चर्चा विचार विमर्श नहीं करना है। प्रवेश पत्र जो आएगा उसके निर्देशों को गंभीरता से पढ़ें, और उस प्रवेश पत्र पे जो सामग्री आपको साथ ले जाने के निर्देश हैं, जो गणवेश आपकी निर्धारित है, जिस वेशभूषा में जिस तरह से वहां पहुंचना है उसी गणवेश में पहुंचें, और सारी सामग्री अपने पास रखें। फोटो, पहचान पत्र, जैसा पेन मांगा है, जैसी गणवेश कहिए वैसे ही जाना है। ऐसी दशा उत्पन्न नहीं करें कि वहां आपको किसी प्रकार की बहस में, विवाद में पड़ने का अवसर मिले। समय पर केंद्र पर पहुंचें, सारी व्यवस्थाओं का, नियमों का पालन करते हुए आराम से प्रश्न पत्र को हल करें, तब तो परीक्षा होगी बहुत बढ़िया। और अगर परीक्षा अच्छे से दे दी, प्रश्न पत्र बढ़िया से हल कर लिया, तो परिणाम हमारे पक्ष में होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है, ये अब 10 दिन है। 10 दिनों में आपको 2 मोर्चों पर संघर्ष करना है। एक तो तनाव से लड़ना है और खूब पढ़ना है। और परीक्षा वाले दिन, जैसा मैंने पहले भी कक्षा में कहा था, जो लोग स्नातक कर रहे हैं, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय वाले, किताब नहीं मंगवाते हम, क्या लाते हैं? लाते हैं कब? 1 सप्ताह पहले, 2 दिन पहले लाते हैं, 1 रात पढ़ते हैं और परीक्षा दे के आते हैं और पास हो जाते हैं। कारण कि जब वहां आप परीक्षा दे रहे होते हो, किसी दबाव में नहीं रहते हो,
आपको अपने ज्ञान पर भरोसा रहता है कि जितना मैंने पढ़ा हुआ है ना, उससे ये परीक्षा पार कर लूंगा। बस यही दशा इस परीक्षा की है, जितना आपने पढ़ा है उससे ये परीक्षा सरलता से पार हो जाएगी। बस काम इतना ही करना है कि उस परीक्षा कक्ष में उन 2 घंटे 30 मिनट तक दिमाग को उतना ही शांत रखना है जैसे हम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की परीक्षा दे रहे हैं। बस तो आपका काम पूरा 1 साल की, 1.5 साल की, 2 साल की जो मेहनत है आपकी पूरी तरह सफल है। 100% परिणाम आपके पक्ष में होगा। बस दिमाग को इतना तैयार करें कि परीक्षा के समय मानसिक स्थिति आपकी सही रहनी चाहिए। और इसका तरीका मैंने पहले भी बताया। पहले चरण में जो प्रश्न आ रहे हैं उन्हें हल कर लिया और फिर लगता है कि अब बात बन नहीं रही है ना, दिमाग पर जोर पड़ रहा है, दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, तब क्या करना है? बीच में एक विश्राम लेना है। बाहर जाएं, पानी पीकर आएं, मुंह धोकर आएं। बस 5 मिनट से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन आंखें मुंह धोकर आएंगे, पानी पीकर आएंगे, दिमाग फिर से तरोताजा हो जाएगा और सक्रियता बढ़ जाएगी। तो जो 15, 20, 25 सवाल जहां आप 2 विकल्पों में उलझे हुए हैं, उनमें दूसरा विकल्प स्वतः हट जाएगा, सही उत्तर आपको स्पष्ट दिखेगा। ठीक, तो परीक्षा दीजिए जैसा हम बता रहे हैं उस तरीके से, बढ़िया होगी। बाकी सबने पढ़ रखा है, तैयारी सबकी अच्छी है। आपकी गंभीरता, एकाग्रता, सुबह 12 बजे से आए हुए हैं और अब तक बिल्कुल शांत बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है आपकी। जैसा सर हमेशा कहते हैं गणपत जी, जब भी किसी बैच की विदाई जब होती है तो 2 घंटे शुरुआत में तो बच्चे बड़ी गंभीरता से बैठते हैं, पर फिर धीरे धीरे उनकी वो उत्कंठा बढ़ने लगती है। एक स्थान पर बैठना, सुनना उनके लिए कठिन हो जाता है। फिर अंत में तो गणपत जी थोड़ा सा डांटते भी हैं कि ये तुम्हारी गंभीरता है। कि उससे पहले तो हम सब कह के जाते हैं भाई ये फलां बैच इतना बढ़िया है, फलां बैच, ए बैच इतना बढ़िया, बी बैच इतना बढ़िया। अंत में आके सर कहते हैं ये इतने बढ़िया हो, इतना ही सुना तुमने। लेकिन आज ये अच्छी बात है सर कि अब तक ऐसा अवसर आपको नहीं मिला और आज निश्चित रूप से आपको ये अवसर नहीं मिलेगा। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। एक बार पुनः आप सभी को परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा प्रशांत जी ने कहा, सफलता के बाद हम फिर मिलेंगे, लेकिन टेंट इससे भी बड़ा होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी चौधरी सर, सारी बातें बता दी। अब आपके और हमारे बीच में 2 ही चीज़ें हैं, एक आपका परिणाम और एक आदरणीय गणपत सिंह जी सर को सुनना। दोनों ही महत्वपूर्ण है और दोनों ही के लिए गणपत जी सर ही अधिकृत है। मैं सर के व्यक्तित्व को इस गोपाल दास नीरज की कविता की पंक्तियों से जोड़ते हुए आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप परिणाम भी सुनाइएगा और अपनी बात भी रखिएगा, क्योंकि सर अभी सूरतगढ़ में एक सफल आयोजन, ये तो यूँ समझिए कि आपके द्वारा दिया हुआ प्यार और विश्वास सूरतगढ़ में भी दिखा। वहाँ हजारों की संख्या में आपको सुनने के लिए बच्चे आए, न केवल सुनने के लिए आए बल्कि एक झलक पाने के लिए। आप और हम लोग वो सुखी लोग हैं, वो सौभाग्यशाली लोग हैं जिनको प्रत्यक्ष रूप से मिलने का मौका मिलता है। मैं कहूँगा कि जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, सर के लिए, जिन मुश्किलों में मुस्कुराना हो मना, उन मुश्किलों में मुस्कुराना धर्म है। जिस वक्त जीना गैर मुमकिन सा लगे, उस वक्त जीना फर्ज है इंसान का। लाजिम लहर के साथ है तब खेलना, जब हो समुद्र पे नशा तूफान का। और जिस वायु का दीपक बुझाना ध्येय हो, जिस वायु का दीपक बुझाना ध्येय हो, उस वायु में दीपक जलाना धर्म है, उस वायु में दीपक जलाना धर्म है। आप कुछ इसी तरीके का कार्य करते आ रहे हैं, ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी। आइए डॉक्टर गणपत सिंह जी राजपुरोहित सर, आप सबकी तालियों के बीच में सादरा। नव सर्जन, हम तो जब इस कार्यक्रम का नाम सोच रहे थे तो मैंने ये नाम मैंने ही दिया था और मैंने स के नीचे री लगाया था। तभी भगवान जी का मैसेज आया कि ये शब्द जो है वो प्रचलन में आ गया, लेकिन स के नीचे जो री है वो गलत है।
अब हमें ज के ऊपर र करना पड़ेगा। उससे पहले प्रशांत जी ने भी लिखा नौ स के नीचे री राइट, नौ ज के ऊपर र गलत। तभी दीपक जी ने वापस जवाब दिया कि स के नीचे री गलत, ज के ऊपर र सही। नहीं, ये ठीक है। हम आज दिन तक नव सृजन नहीं पढ़ते आए थे और ये नव सर्जन, फिर किसने कहा न्यूरो सर्जन नाम दे दो। तो इस नाम को लेके भी काफ़ी कुछ चीज़ें चली और ये मेरे दिमाग में ही प्रस्फुटित हुआ कि नव सर्जन नाम मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था। क्यों ठीक लग रहा था ये मुझे नहीं पता, पर ठीक लग रहा था तो उसको ये नाम दे दिया। तो नव सर्जन के इस मंच पर विराजमान आप सभी के गुरुजन और सक्सेस पॉइंट टीम की धुरी कह सकते हो, सारे गुरुजन, जिसमें आपके मांगीदान जी से लेके पास में बाबूदान जी लगातार जुड़े हुए हैं, राजस्थान इतिहास संस्कृति पढ़ा रहे हैं। दीपक जी बढ़िया सर और भगवान जी हम सभी के मार्गदर्शक। भगवान जी और मैं लगभग 21 वर्ष हो गए साथ हैं, लगातार साथ हैं। आप में से कईयों का जन्म नहीं हुआ होगा और युवराज जी का तो वैसे कोई विशेष योगदान है नहीं तो साथ में जसकरण जी राजनीति विज्ञान कंटिन्यू आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। हमेशा इस उलझन में रहते हैं कि एक सवाल आएगा, एक महीना पढ़ाऊँ कैसे पढ़ाऊँगे। सर मुझे हमेशा कहते हैं कि सर इसका क्या करें बताओ, क्योंकि उन्होंने ऐसी टॉपिक लिखा है राजस्थान की विधायिका कार्यपालिका और वो सब। पास में बैठे सुरेश जी एणकिया सर ज्योग्राफी और प्रशांत जी। ये सही बात है कि मैं संस्थान के अंदर दीपक जी और प्रशांत जी के थोड़ा बाद में जुड़ा हूँ, तो आप इस बात को अब तो आप मान गए ना कि मैं संस्थान का कोई संस्थापक नहीं हूँ या संस्थान मेरी नहीं है। यूँ तो मैं संस्थान का हिस्सा हूँ, संस्थान मेरे से नहीं है, संस्थान के ये सारे संस्थापक हैं। तो आप सभी, ये तालियां राजेंद्र के लिए जिसने आपके 1 घंटे में रिजल्ट तैयार करके और मेरे को सुपुर्द कर दिया है। रिजल्ट का थोड़ा मैं बाद में, मैं मेरी पूरी बात कर लेता हूँ। तो आप सभी विद्वानों की वजह से ही ये संस्था चल रही है। जैसा कि मांगीदान जी कंटिन्यू कह रहे थे कि सूरतगढ़ के अंदर बढ़िया कार्यक्रम हुआ। मैं मानता हूँ कि सूरतगढ़ का कार्यक्रम हो, चाहे जयपुर का कार्यक्रम हो, चाहे कोटा का कार्यक्रम हो, वो सारे कार्यक्रम तभी है जब आप हमारे साथ हैं। आपके प्रेम और भरोसे के बिना हम लोग एक कदम भी बाहर नहीं रख सकते। अगर आप हमारा फीडबैक खराब कर देते हैं तो किसी गणपत सिंह के कार्यक्रम में 3000 तो छोड़ो 300 बच्चे नहीं आएंगे। ये बात हम बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि पहले घर से समर्थन प्राप्त करना होता है। आप सभी की प्रेम की बदौलत ही जो कुछ सफल आयोजन हो रहे हैं, सिर्फ आपकी बदौलत हो रहे हैं। आपका ही मैसेज है जो पूरे राजस्थान तक फैला हुआ है। तो पूरी टीम को मैं शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से पूरे साल भर आपको पढ़ाया, साल भर आपके साथ समय बिताया। वो साल का समय अलग अलग था, किसी का 2023 था, किसी का 24 होगा, किसी का 25 तो 25 भी था। उसके बाद मैं बात करूंगा हमारे एलुमनी कह सकते हो, पुराने विद्यार्थी और सफल विद्यार्थी। कुछ के नाम भी भूल सकता हूँ क्योंकि लगातार टच में है तो नाम किसी के सेव किए हुए हैं तो याद रहते हैं। जैसे महिपाल है, बुद्धदान है। महिपाल और बुद्धदान दोनों मेरे L2 के स्टूडेंट थे। L2 के साथ बड़ी आपदा हुई थी, भर्ती रद्द हो गई थी और इन दोनों को मैंने लगा दिया था फर्स्ट ग्रेड में। महिपाल हिस्ट्री में ही था, बुद्धदान हिंदी में। अब आपको बताऊं कि बुद्धदान ने संस्कृत शिक्षा विभाग और सामान्य शिक्षा विभाग दोनों में, हिंदी में पूरे राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड के अंदर टॉप 10 में दोनों में रैंक थी। एक में शायद तीसरी थी, एक में तीसरी रैंक थी पूरे राजस्थान के अंदर। फिर नवोदय विद्या, उसमें गुजरात किस में ज्वाइनिंग किया था? नवोदय में ही था ना। फिर मेरी एक सलाह नहीं मानी, मैंने कहा गुरु की बात नहीं मानते तो उसका आपको खामियाजा किसी न किसी मोड़ पे भुगतना पड़ता है। ये आज ये प्रोफेसर होते अगर मेरी बात को मान लेते तो, लेकिन ठीक है वो बात उनको बाद में रियलाइज भी हुई कि सर की बात मान लेता तो आज किसी कॉलेज में होता। कोई बात नहीं, अभी भी कई अवसर है, अभी भी मैं कई बातें बताऊंगा, आओगे तो।
महिपाल है इतिहास में, इनका भी इतिहास के अंदर उसी भर्ती में व्याख्याता में सिलेक्शन हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो फिर उधर जैसे मगराज कंटिन्यू मेरे साथ जुड़ा हुआ था, और बीच में जो बंधु है इनका नाम तो मैं भूल गया, क्योंकि कई बार क्या है कि नाम याद नहीं रह पाता। हनुमान जी नाम है ना आपका? हाँ, देखो ऐसे याद रहता, थोड़ा थोड़ा आता है, कई बार क्लिक होता है, कई बार निकल जाता है, माइंड मत करना। मगराज अभी वापस इतिहास पढ़ रहा है, इस बैच में उसी बैच में थे जिनमें ये सारे थे। इनका L2 था, उनका L1 था। दीपाराम सेकंड रैंक थी बाड़मेर में, सेकंड थी ना या थर्ड थी? पहली थी, पहली रैंक थी। पहले हाकिम की थी ना? हाकिम आपकी थी ना? साथ में थी दोनों की? अच्छा, बराबर थे, ठीक है, ठीक ठीक। खंगार है पास में, मेरे छगन है। खंगार अभी पूरा अपना करंट अफेयर्स वगैरह पूरा कंटेंट खंगार रेडी करता है। इधर संजय सिंह है, मेरे शाह अली है, लकी शाह अली है। उधर अपने हाकिम और दीपाराम के नंबर बराबर थे, दोनों की बाड़मेर में पहली रैंक थी। अभी जैसे टेस्ट का रिजल्ट मैं सुनाऊं उससे पहले थोड़ी देर बाद में सुनाऊंगा, हम कोई भी टेस्ट बनाते थे हाकिम खान, मतलब इसके नंबर जैसे 200 का पेपर है तो 180 190, मैंने कहा इसका ध्यान रखो, नकल तो नहीं कर रहा है। मैंने कहा नहीं सर, आप कैसा भी पेपर बनाओगे मेरे नंबर यही आएंगे। इतना कॉन्फिडेंस था और साबित भी किया इस बात को। मैंने इस स्टूडेंट के मुंह से कभी नहीं सुना कि सर टेंशन है, डिप्रेशन है। बाकी आर्थिक स्थितियाँ मैं यहाँ बताना नहीं चाहता हूँ इस स्टूडेंट की, कोई कभी शिकायत नहीं की, सीधा रिजल्ट लेके आए, अभी भी पढ़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो आप सभी जो हमारे विद्यार्थी हैं और अभी राजस्थान की शिक्षा विभाग में सारे हैं, मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और कहना चाहूँगा समय समय पे आते रहें, मिलते रहें, ताकि मनोहर हैंगर नाम याद हो जाओ कम से कम क्यों आप क्या है कि जो लगातार रहता है तो वह थोड़ा थोड़ा याद रहता है, कई बार नहीं भी रहता। दीपिका, इनका नाम भी मैं भूल गया, अभी तो युवराज जी ने दीपिका का नाम याद करवा दिया ये भी सारे जीवन में सक्सेस है, इनकी नौकरी भी लग गई। तो आप सभी का मैं धन्यवाद करूंगा और निरंतर आते रहे। आप सभी बच्चों को कहूँगा कि आपके लिए प्रेरणा है। आज जो भी आपके शिक्षक थे ये आप ही की संस्थान के स्टूडेंट थे, आप जहाँ बैठे थे यहीं है बैठते थे, और आज हमारे परिवार से जुड़े हुए। ये दो चीज़ें सिखाते हैं कि सफल होने के बाद में भी हमें हमारा ग्राउंड नहीं छोड़ना चाहिए, और सफलता आप में से ही निकल के ही लोग सफलता प्राप्त करते हैं, जो आपके लिए बहुत अधिक ज़रूरी नहीं है अब तो, क्योंकि युद्ध की तैयारियां जो होती हैं वो पहले ही हो जाती है। अब लास्ट में जो 10 दिन बचे हैं ये धार देने के हैं, बाकी कुछ ज़्यादा अब रणनीतियाँ वगैरह ज़्यादा काम नहीं करेगी। लेकिन ठीक है, अंतिम 10 दिन के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, एक छोटी सी खुद की कहानी से बात शुरू करता हूँ। 2009 की बात है और 2009 के अंदर यूपीएससी एक पेपर करवाती है असिस्टेंट कमांडेंट का। उसमें जनरल की 36 की आसपास पोस्ट थी, 36 पूरे भारत में। मैंने पहली बार फॉर्म डाला था और मेरे साथ रघुनाथ था, हम दोनों का सेंटर जयपुर था। हम ट्रेन में बैठे परीक्षा देने के लिए जा रहे थे, टैगोर पब्लिक स्कूल सेंटर था। जैसे ही ट्रेन यहाँ से रवाना हुई तो रघुनाथ मुझे पूछता है, और पहले खुद ने बोला कि गणपत मारो तो सिलेक्शन हुआ कौन? मैं क्या सीटों है कौन? 36 सीटों है तो की लागे, भारत में अकाल पड़े हो गए और मन जी की तो हल्लो आवे को नहीं, खाली अंग्रेजी बढ़िया आवे, मार तो वह कौन थनो की लागे थारो? मारो को वह क्यों सीटों कम है, जनरल में बे थनो अंग्रेजी बढ़िया आवे, जी की को आवे, मनो जी की घणो आवे, अंग्रेजी को आवे, तो की को भाड़ो भरो बे हेठा उतरो, घर जाते क्यों टाइम खराब करें जब सिलेक्शन तो होना नहीं है। अब इसके आगे की जो बात है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने नहीं, पेपर तो देंगे और अच्छे से देके आएंगे। हमें पता है हमारा चयन नहीं होगा, फिर भी हम देके आएंगे और
पूरी तन्मयता के साथ और शिद्दत के साथ एग्जाम देके आएंगे, कहीं पर भी कसर नहीं रखेंगे। ये जरूर है कि उम्मीद नहीं रखेंगे चयन की, परंतु परीक्षा के जो वो 5 घंटे हैं, क्योंकि 2 पेपर है तो 2.5 घंटे के, उन 5 घंटे में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं रखेंगे और पेपर देके आएंगे, ताकि अगर चयन हो गया तो ठीक बात है, सोने पे सुहागा। बाय द वे नहीं भी हुआ तो हम मेंटली प्रिपेयर हैं। बाय द वे नहीं भी हुआ तो कम से कम हमें इतना पता चल जाएगा कि हम चयन से कितने दूर हैं और भारत भर के इंटेलिजेंट बच्चे हमारे से कितने आगे हैं, ताकि नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम उस गैप को पूरा कर पाएंगे। अगर हम पेपर ही देने नहीं जाएंगे तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि हम सिलेक्शन से कितने दूर थे, या हम कौन कौन सी हमारे में कमियां थी, ये चीज पता ही नहीं चल पाएगी। इसलिए पेपर देना जरूरी है, और पेपर होने के बाद में सारा मूल्यांकन कर लेंगे तो एटलीस्ट अगले अटेम्प्ट में आराम से सिलेक्शन ले लेंगे। बस इस उद्देश्य के साथ अपन दोनों अब जयपुर निकल रहे हैं। पेपर ठीक से देना, मैंने कहा ठीक है। हम दोनों जयपुर पहुंचे, टैगोर पब्लिक स्कूल में संयोग से दोनों की परीक्षा थी। पहले 1-2 सेंटर ही होते थे क्योंकि बच्चों की संख्या कम होती थी। हम दोनों पेपर दे के आए, बहुत पूरी तन्मयता के साथ दे के आए, और मैं आपको आज भी कह रहा हूं बहुत नाउम्मीदी के साथ गए थे कि सिलेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। इससे पता क्या हुआ, इससे प्रेशर अचानक से रिलीज हो गया। मैं डर रहा था कि यार रघुनाथ सोचेगा कि तेरा नहीं हुआ, रघुनाथ ये सोच रहा था कि गणपत सोचेगा यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब दोनों ने एक दूसरे को क्लियर कर लिया ना, दोनों रिलीफ हो गए एकदम। अब सिलेक्शन का तो वैसे ही अपन ने उम्मीद छोड़ दी थी। उम्मीद छोड़ने से पेपर खराब नहीं होता है। उम्मीद छोड़ देते हैं तो उसके बाद एटलीस्ट आप बिना दबाव के पेपर दे के आते हो। हम पेपर दे के आए, उसके बाद में जब सितंबर में पेपर होता है, जनरली अगस्त सितंबर में, और शायद दिसंबर जनवरी के आसपास जब रिजल्ट आया तो हम दोनों पास हो गए। रघुनाथ रिजल्ट लेके आया कि गणपत सोनी में कहा पास तो हुआ गए। मतलब यार 360 बच्चे पास किए थे, 36 गुणा 10। मतलब हम इंडिया के टॉप 360 स्टूडेंट में। हाँ यार एकदम कॉलर वॉलर बात छोड़ दो साहब। अब तो किसी से बात ऐसे हमें धारे आज यूपीएससी परीक्षा में पास करे सीधी डायरेक्ट। अब फिजिकल की तैयारी करते, रघुनाथ दौड़ना शुरू हुआ क्योंकि उसके दौड़ में दिक्कत थी। मैं मेरे जिम गया, मेरे चेस्ट में दिक्कत थी। फिर आगे की बातें अलग हो गई क्योंकि मैं चेस्ट आउट हो गया और उसका सिलेक्शन भी हो गया और उसने ज्वाइन भी नहीं की, जो भी बात है। तो कहने का मतलब क्या था कि आप इस दौरान जो 10 दिन बचे हैं, इन 10 दिनों में केवल एक ही माइंड सेट रखें कि सिलेक्शन होना नहीं होना आपके हाथ में अब है नहीं। सही बता रहा हूं। ये सब नियति पे छोड़ दो। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। परीक्षा को हमें सिर पे नहीं चढ़ाना है। परीक्षा को आखिरी जीवन का आखिरी अभ्यास, आखिरी प्रयास, ऐसा कुछ भी नहीं मानना है। जितनी ये एग्जाम आपके दिमाग पे हावी होगी, आप उतना ही डरोगे इससे। जितना डरोगे उतनी परीक्षा हॉल में गलतियां होने के चांसेस अधिक होते हैं। परीक्षा ही तो है। अब ये अध्यापक बने, इनको इस भर्ती का कोई वैल्यू ही नहीं। अभी मगराज एक दिन आया मेरे सर मजो को आ 3rd ग्रेड में क्या हिस्ट्री का नोट्स भी जब मैं 1st ग्रेड की तैयारी करो, 3rd ग्रेड की कोई बहुत अधिक सारी इज्जत है कौन बना गए। क्योंकि जब वो कहते हैं ना, जो मजा तलब में है वो हासिल में नहीं है। जो मजा तलब इतो जतो जो मजा तलब में है वो हासिल में नहीं है। मतलब अगर आपको कोई चीज हासिल हो गई ना, उसमें फिर आनंद नहीं है। आनंद उसमें जो हासिल नहीं हुई है, उसको पाने के लिए आप पूरी प्रयास करोगे। अब इन लोगों को मिल गई ना, तो अब इनको इस नौकरी की कोई वैल्यू नहीं है। भगवान जी की मैं बात करूं, भगवान जी लंबे समय से साथ रहे। मेरा 2nd ग्रेड में हो गया, भगवान जी बहुत दुर्भाग्यशाली इतने रहे कि 0.3, 0.4, 0.5 ऐसे ही रहते थे हर बार। तो यार नौकरी लग जावा तो जन छूट जावा। जैसे ही लगने के बाद बोला कि यार कोई खास नहीं, जो सोचा वैसा नहीं था। फिर 1st ग्रेड में घुसे,
फर्स्ट ग्रेड में घुसने के बाद में भी स्टेटमेंट आज भी यही होता है, ठीक है चल रही है बस। क्यों? जब तक नहीं थी तब तक तलब थी, तब तक उसकी अहमियत थी, जैसे लग गई उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो अध्यापक भर्ती परीक्षा इतनी भी बड़ी नहीं है कि आप उसको दिमाग में बिठा दो कि बस ये नहीं तो कुछ नहीं। अरे ये है तो भी क्या है, सच में कुछ भी नहीं है। बस एकदम लाइट मूड में रहिए, और दिमाग में जब ये बात आए ना कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो वगैरह, तो अभी से माहौल बना दो पहले से अपनों होने को, अभी से माहौल बना दो कि मेरा सिलेक्शन होना नहीं है। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। अभी अगर माहौल बना दिया कि मेरा हो जाएगा, तब आप देखना हालत कितनी बुरी होती है, लोग मजे न्यारे लेंगे, दबाव और आएगा, और इस प्रेशर में आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे जिसमें आप गुजर ही रहे हो। इस समय यही चीजें गुजर रही है आपके कि पता नहीं इस परीक्षा में फेल हो गए तो आगे पता नहीं क्या होगा, आगे क्या होगा, बड़ी भर्ती गणे है। और जो आपकी नियति में लिखा हुआ है वो आपका मिल के रहेगा। एक पॉडकास्ट वाले ने मेरे को एक दिन पूछा, सर ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, ये वो क्या चाहते थे आप? मैंने कहा जो चाहता था वो मिला नहीं, जो मिला था उसका कभी सोचा नहीं। ये भगवान जी इस बात की गवाह है। सोचा क्या था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा, आईएएस बनूंगा, या एक सेना में अधिकारी बनूंगा। आया कहाँ? कॉलेज के अंदर आपके सामने आके। हालांकि जो मैंने सोचा था वो नहीं मिला, और जो मिला वो मैंने सोचा नहीं, और बिना सोचे जो मिला उससे अब मैं बहुत खुश हूं। और मुझे यूं लगता है कि जो मैंने सोचा वो मिलता तो इतना खुश नहीं होता जो बिना सोचे मुझे मिल गया। क्यों? वो बस इसलिए कहता हूं, नियति की योजनाओं पे भरोसा रखिए। नियति की जो योजना है ना आपके लिए, उस पर भरोसा रखिए, बड़ी शानदार बनाई हुई होगी। इतना तो आप भी समझते हो कि एक व्यक्ति से अधिक अच्छा व्यक्ति इतना तो समझता है कि ईश्वर की शक्तियां आपसे कहीं अधिक होती है। तो आप जितनी अच्छी प्लानिंग बना सकते हैं उससे कई गुना अच्छी प्लानिंग नियति बनाती है, और उसने बना रखी प्लानिंग, और उसी प्लानिंग में आप जाओगे। आप भले ऊपर से नीचे हो जाओ, आपका सोचा हुआ हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए कहता हूं कि आप आगे की जो 10 दिन है आपके पास में, नियति पे छोड़ दीजिए, जो होगा वो स्वीकार है। बस हमें इन 10 दिनों में एक बार आपकी जितनी भी कॉपियां वगैरह है, जो भी आपका मटेरियल है, उसको एक बार बढ़िया तरीके से आंखों से निकाल लो। अब आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि सुबह से शाम तक खुद को इतना व्यस्त रखो, इतना व्यस्त रखो कि आपके दिमाग में दूसरी कोई चीज़ ही नहीं आए। और इन 10 दिनों में एक बार रिवीजन कर लो। देखो चयन जो होते हैं ना, वो परीक्षा से 15 दिन पहले तय हो जाते हैं। फेल होने वाला भी 15 दिन पहले की हरकतों से होता है, और पास होने वाला भी परीक्षा से 15 दिन पहले की कार्यों से होता है। आपने भली 3 साल पढ़ाई कर ली हो, भली 3 साल मेहनत की हो, लेकिन परीक्षा से 10-15 दिन पहले अगर आप डाइवर्ट हो जाते हो, भटक जाते हो, तो आप निश्चित तौर पे रिवीजन नहीं कर पाओगे, जिसका खामियाजा ये होगा कि 5-7 सिली मिस्टेक्स आप परीक्षा में करके आओगे, और वही मिस्टेक आपको बाहर करेगी। इसलिए अंतिम 10 दिन मैं कोई प्लानिंग नहीं बताऊं, ना अभी कोई मटेरियल की बात है। जो होना था वो हो चुका है, बाकी सब नसीब में तय है। कौन कौन शिक्षक बनेगा, कौन कौन आगे जाएगा, क्योंकि मुझे तो अच्छे से पता है कि मेरे कई स्टूडेंट टीचर्स शिक्षक में नहीं हुए, बाद में प्रोफेसर बन गए, लेक्चर बन गए। कौन कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता। मैं सिर्फ मेहनत पे भरोसा करने वाला व्यक्ति हूं कि नसीब में पता नहीं क्या लिखा है। नसीब में ये भी तो लिखा हो सकता है कि मेहनत से मिलेगा इसको, नसीब में ये भी लिखा हो सकता है ना इसको मेहनत से मिलेगा, आप आराम में मिले कौन। अगर आप बैठ गए तो फिर वो नसीब में लिखा हुआ भी नहीं होगा। इसलिए लगातार पढ़ते रहिए। मैं तो सिर्फ इन 10 दिनों के लिए आपको यही कहूँगा, एक बार जो भी आपका मटेरियल है, याद हो चाहे मत हो, एक बार नज़रों से पूरा निकाल लीजिए। ये छोटे छोटे फैक्ट कई बार मिस हो जाते हैं, और फिर बड़ी बिना दबाव के, बिना किसी उम्मीद के परीक्षा हॉल में जाओ और बढ़िया पेपर अटेंड करके आ जाओ। किसी भी प्रकार का डर नहीं। डर कब होता है? जब हम बहुत अधिक सोचते हैं। सोचते कब है? जब हम बहुत अधिक उम्मीदें लगा लेते हैं। उम्मीदें क्यों लगा लेते हैं? क्योंकि हमने सबको कह रखा है कि मारो ये बार फाइनल है,
फिर वो प्रेशर आ जाता है। पहले से सेट करके रखो कि भाई अपना तो पतो है कौन सीटो है कौन अपना ध्यान कौन की हो हटाओ। लेकिन आप अपनी मेहनत में ऐसे नहीं है कि अहंग करें दूर रह गया मैं मेरा भाव ये नहीं है। मेरा भाव ये है कि मेहनत तो करनी है, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि अपना होना कुछ नहीं है इस समय, बस हम अपना बेस्ट ही दे सकते हैं। बाकी ज़्यादा आपके सोचने से कुछ होगा नहीं इस समय। दुनियादारी से दूर रहना, थोड़ा 10 दिन लास्ट का टाइम बड़ा संवेदनशील होता है। किसी की भी बात पे आप भरोसा कर लोगे। इस समय थोड़ा फ़ोन वगैरह भी बंद ही रखना, क्योंकि कोई भी मूड खराब कर देगा बिना फालतू का। घर से भी दोस्त लोग भी कर सकते हैं। लाइब्रेरी वगैरह में भी फालतू डिस्कशन होते हैं। लास्ट 10 दिन मुझे लगता है घर पे ही रहना चाहिए। अगर लाइब्रेरी में आप बहुत कटे हुए हो, दुनिया से किसी से कोई संपर्क नहीं है, तो अलग इश्यू है। अगर आप लाइब्रेरी की जमात का बड़ा अच्छे से हिस्सा बने हुए हो, केंद्रीय भूमिका में हो, तो मैं आपकी असफलता की गारंटी ले लेता हूँ। क्योंकि जो मैं तो कई बार कहता हूँ, जो हर जगह दिखते हैं वो लास्ट पीडीएफ में नहीं दिखते, जो लास्ट पीडीएफ में दिखते हैं वो हर जगह नहीं दिखते। और जब रिजल्ट आते हैं तो ऐसे ऐसे नाम सामने आएंगे जो आपने सुने भी नहीं होंगे, जैसा कि अभी मैं देख रहा हूँ और जो बहुत चर्चित होते हैं वो लास्ट में फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो चर्चा में बने रहने के लिए प्रयास करते हैं। तो आखिरी 10 दिन तक बढ़िया पढ़ाई कीजिए, एक बार सिलेबस को रिवीजन कर लीजिए, और फिर 17 तारीख को पेपर है, 15-16 तारीख को एक छोटा सा 10-15 मिनट का एक वीडियो में डाल दूंगा पेपर को अटेंड कैसे करना है, वो थोड़ा सुन लेना ताकि उसमें थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा आपको। और बाकी अभी ऐसे मारा मारी नहीं करनी है कि करंट कितना पढ़ूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट में एक बुकलेट आज दोगे ना सर इनको आप करंट की, जाते वक्त करंट की बुकलेट लेके जाना आप सभी, बहुत अनुशासित तरीके से, बाहर आपको गेट पे मिल जाएगी। वो बुकलेट थोड़ी देख लेना। बाकी दिसंबर के करंट अफेयर में पूछने के चांसेस 0 है। दिसंबर तक की बुकलेट पढ़ी है, वो थोड़ी पढ़ लेना एक बार। और बाकी जो सामग्री है उस पर भरोसा कीजिए। ये जब फालतू के स्टेटमेंट होते हैं कि ऑथेंटिक, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी बोर्ड के चेयरमैन या आरपीसी के अध्यक्ष को पूछोगे रिव्यू, तो थोड़ी कहेगा गाइड और कोचिंग हम जाओ आप, वो तो यही कहेंगे ऑथेंटिक बुक्स। हम भी बोलते हैं ऑथेंटिक बुक्स। और ये जो पढ़ाया गया है वो उन्हीं किताबों से आया हुआ है। आपकी सामग्री जो लिखी हुई है ना रजिस्टर में, वो इतनी लिखी हुई है कि आप आराम से उसमें बढ़िया से सिलेक्शन करवा सकते हो। ये गारंटी मैंने डे फर्स्ट दी थी, आज फिर दे रहा हूँ। अब आप उसको भरोसा नहीं किया, नहीं पढ़ा तो अलग इश्यू है। अगर पढ़ा है तो कोई बात नहीं, बढ़िया किया है आपने। नहीं भी पढ़ा है तो जो पढ़ा है उसको 10 दिन वापस पढ़ लेना। आप सभी ने इतना भरोसा किया, पिछले 2 साल से कंटिन्यू बैचेज चले, हमने भी हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया। फिर युवराज जी को मैंने आइडिया दिया कि मैंने कहा एक टेस्ट करवा दो और बच्चों का लास्ट में गेट टुगेदर करवा दो, एक दूसरे से वापस जात और ज्वारडा करवा एक बार। तो जात और ज्वारडा करने वास्ते थाने बुलाया, साथ में मेरे को बुकलेट भी दे दिया। एक बार वापस है वो मिल लेते हैं इनसे। और 17 तारीख को ये बढ़िया पेपर दे के आओ, और पेपर देने के बाद में वो पेपर न बौंदे न थोकरे महीना ललवारी में नौक दो, और बाद में नयो टारगेट होचे रखे और उसके ऊपर लग जाओ। बढ़िया हुआ है तब भी लग जाना, खराब हुआ है तब भी लग जाना। क्यों? क्योंकि 3rd ग्रेड पे आके जीवन समाप्त नहीं होता। बढ़िया हुआ है तो एटलीस्ट समय तो खराब नहीं होगा। आगे के क्या टारगेट हो सकते हैं ये आप खुद सोच लेना कि आप किस किस में योग्य हैं, क्या क्या कर सकते हैं। ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर पेपर देने के बाद आप आके शांति से बैठ गए तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। 6 महीने बाद वापस आपकी इच्छा जागृत होगी पढ़ने की, और उस समय तक आप 6 महीने बर्बाद कर चुके होंगे। इसलिए पहले ही सोच लेना कि आगे अपने को पढ़ाई छोड़नी है या करनी है। छोड़नी है तब तो बात ही खत्म हो गई, काम धंधे पे चले जाओ। आपको लगता है कि नहीं छोड़ेंगे, नहीं एक अटेम्प्ट लेंगे, ढंग से लेंगे, तो जिस दिन पेपर खत्म हो जाए, भले मैं कहता हूं कि 200 में से 300 में से भले 260 हो रहे हैं तब भी लग जाना, चाहे 160 हो रहे हैं तब भी लग जाना, ताकि 2-3-4 महीने बाद जब आप वापस जगोगे ना अंदर से, तो कम से कम समय तो खराब नहीं होगा पीछे वाला। कई बार क्या होता है, एक परीक्षा होने के बाद जब दूसरी परीक्षा होती है तो बच्चा मेरे पास आता, सर मारो सिलेक्शन वो को ना मैं की कराऊं। तो परीक्षा कब हुई थी? परीक्षा सर साल भर पहले हुई थी, बीच में क्या किया? कुछ नहीं किया, साल बिगाड़ दिया। अब आप सिलेक्शन की उम्मीद क्यों करते हो?
वही सिलेक्शन की प्रोसेस में केवल ज्ञान नहीं चाहिए, धैर्य भी चाहिए। आप अपने गुरुजनों से पूछ लो उन्होंने कितना धैर्य रखा है। कौन पहले अटेम्प्ट में हुआ? 3-3, 4-4 साल सबने मेहनत की है, सबने मेहनत की है और सब धैर्य से लगे रहे। एक बार फेल हुए, दूसरी बार लगे। भगवान जी और मैं दोनों 2011 में सेकंड ग्रेड में फेल हुए। मेरे शायद आधा एक नंबर कम था और भगवान जी की भी इतना था या पौना कम था। हाँ, आपके एक कम था, मेरे आधा नंबर कम था। और मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन पेपर खत्म हुआ ना उसी दिन हम लग गए कि अब अगली बार ये गैप खत्म करेंगे। एक दिन भी खराब नहीं किया, पेपर होते ही लग गए। 4 महीने बाद वापस परीक्षा हुई, 5 महीने बाद सिलेक्शन हो गए। मेरा हो गया, भगवान जी फिर दुर्भाग्य से रह गए। और उसके कुछ महीने बाद तीसरा पेपर हुआ, भगवान जी का हो गया। अब उस जगह अगर पहले पेपर में फेल होते, हम लोग अस्त्र शस्त्र डाल देते तो क्या होता? कुछ नहीं होता। फिर निश्चित तौर पे नहीं होता, आगे सिलेक्शन नहीं होता। तो पहला पेपर होते ही हम दूसरे पेपर के लिए लग गए कि आगे की बढ़िया कर लेते हैं एक बार अच्छे से। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना, 10 दिन रिवीजन कर लेना ढंग से, अच्छे से पेपर दे के आ जाओ और पेपर के बाद अपना नेक्स्ट टारगेट सेट करके जस्ट नेक्स्ट डे 3 या 4 दिन बाद वापस लग जाओ। तब तो आप वास्तव में चयन के हकदार हैं। और अगर आप लोग है वो पेपर पे 20 दिन तक समीक्षाएं करते रहोगे और फिर है वो खराब हुआ या अच्छा हुआ, दोनों के या तो खराब हुआ है तो टेंशन में और अगर अच्छा हुआ तो गुरूर में रहोगे, तो 5-6 महीने खराब होंगे, नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसमें भी बाहर हो जाओगे। क्योंकि ये तो तय बात है कि इस बार छोटी भर्ती है तो आगे सरकार एक बहुत अच्छी वैकेंसी करवाएगी, ये तय बात है। जब आपको पता है कि ये तय बात है तो आप एटलीस्ट लगे रहो। मैं सिर्फ यही बात कहूँगा, क्योंकि परीक्षा से पहले की बातें तो मेरे साथियों ने कर दी, परीक्षा के बाद के लिए आप तैयार नहीं हैं। तो परीक्षा के बाद मेरी आप सभी से एक सलाह रहेगी कि समय मत खराब करना और अपने नेक्स्ट टारगेट पे लग जाना और उसी दिन से प्लान कर लेना कि आगे मुझे क्या करना है। सिलेक्शन हो गया तो ठीक बात है, नहीं हुआ तो कम से कम समय का आप सदुपयोग कर लोगे। बाकी इस समय किसी भी प्रकार के ये जितने भी रणनीतियाँ वगैरह आप कुछ भी नहीं देखना है। अब सिर्फ और सिर्फ 10 दिन एक बार रिवीजन कर लेना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो आप सभी साल भर पढ़े, हमें बड़ा अच्छा लगा कि हमने हमारी पूरी मेहनत की और आगे आपसे उम्मीद करते हैं कि जब आपके चयन हो जाएंगे उसके बाद में भी आप हमारे से जुड़े रहोगे। जब भी कभी संस्थान आओ करो तो मिल के जाओ। एक शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध हमेशा रहता है। जब भी कोई उलझन में हो, जब भी कोई दिक्कत हो, जब भी भ्रम की स्थिति हो, जब आपको लगे कि कोई दिशा नज़र नहीं आ रही है, तब आपके गुरुजन आपके लिए हर समय तैयार है। आप किसी भी समय इनसे बात करिए, जरूरी नहीं कि आप मेरे से मिले, सबके पास समान ज्ञान है, सबके पास समान अनुभव है। अब वो अलग बात होगी कि मैं थोड़ा ऑनलाइन था तो कुछ आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी चल पड़ा, बाकी सारे साथी भी समान योग्यता रखते हैं। तो आप लोग जब भी किसी स्थिति में हो, आज भी मेरी बात होती है, बच्चे बैठे हैं, महिपाल है, बुद्धदान है, अनुमान, सबसे बात होती है। इनके जब भी कोई दिक्कत होती है, सर बीएड करनी है, कई जगह करो, सर बे पहले डिग्री की रहे मैं करो है, ये पूछते रहते हैं। तो जब भी कोई ऐसी स्थिति हो, ये संस्थान आपका है और आप हमेशा बेझिझक और बिल्कुल अपना समझ के संस्थान में आइएगा। और संस्थान के अंदर आने के बाद आप कभी भी हमारे से किसी भी प्रकार की समस्या को डिस्कस कर सकते हैं। हम आपके अभिभावक हैं, हम आपके माता पिता और भाई जैसे हैं और हमें इसी रूप में आगे मानना। आप ऐसे नहीं कि कोचिंग टीचर एंड ऑल, ये सब संबंध बहुत छोटे हो जाते हैं। आप बड़े भाई के रूप में मानिए, आप माता पिता के रूप में मानिए। गुरु हर भूमिका में होता है, गुरु पिता भी होता है, गुरु माँ जैसा भी होता है, गुरु बहन जैसा भी होता है, गुरु भाई जैसा भी होता है। गुरु हर रूप में होता है। जब भी किसी स्थिति में फंसो, आप किसी जगह शेयर नहीं कर पाते हो, आप अपने गुरुजनों से बात कीजिए। इनसे टच रहोगे उतना आपको फायदा होगा और हमें भी हमेशा अपनापन महसूस होता रहेगा। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ये पता नहीं किस बैच में थे। ऐसे अपना संबंध हमेशा बना रहे। इस संस्थान के साथ में कोई कड़वी मेमोरी जुड़ी हुई है तो इसी पांडाल में छोड़ के जाना, अच्छी स्मृतियों के साथ में
और जब भी बाहर कहीं जाओ तो हमेशा अच्छी बातों का प्रसार करो, क्योंकि नेगेटिव बातें या गलत बातें बोलने से आपकी खुद की कई बार फजीहत हो जाती है, क्योंकि आपको नहीं पता ना सामने वाले का संस्थान से साथ क्या संबंध है। तो हमेशा हमारी प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि हम, दुश्मन भी कोई है ना, तब भी हम बाहर जाके अच्छा कहें कि ये आदमी अच्छा है। अगर वो बुरा है तो अपने कहने से वो अच्छा होगा नहीं। अच्छा नहीं है और बुरा है और हम उसको अच्छा कह देते हैं तो अपना क्या जाता है। इसलिए हमेशा अच्छा बोलिए, हर व्यक्ति के संबंध में अच्छी राय रखिए और जीवन मूल्यों को सीखिए, और साथ में इस परीक्षा को बहुत बड़ा मत मानिए, इतना ही मानिए जितना ये परीक्षा डिजर्व करती है। ठीक है, गंभीरतापूर्वक पेपर दे के आ जाना। आप सभी को परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज की जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट से भी आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि मैं कई बार कहता हूँ, अभी भी मैंने आपको कहा, ये नियति बहुत बड़ी चीज़ होती है, नसीब बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसी के 2 प्रश्न गैस पावर से सही हो जाते हैं, किसी के 4 प्रश्न गैस पावर में गलत हो जाते हैं, और वहीं पे कई बार गैप आ जाता है। और मैं कई बार बोलता हूँ कि फेल होने वाले और पास होने वाले में केवल नसीब और रणनीति का अंतर होता है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होता उसमें। पास होने वाले का कर्म अच्छे थे कि उसके ठीक ठीक 4-5 गैस पावर सही बैठ गए, और मेहनत करके कोई फेल हुआ तो उसका कर्म खराब था, बेचारे के 4-5% माइनस में चले गए। एक इसका फर्क होता है, और दूसरा जो फर्क होता है वो होता है परीक्षा हॉल के अंदर रणनीति का। बाकी ज्ञान के मामले में दोनों ही बराबर है, कोई पीछे नहीं है, कोई आगे नहीं है, इतना मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ। तो जो इस परिणाम के बाद आपको बिल्कुल ये नहीं समझना है कि मेरा नॉलेज कम है या इसका अधिक है, क्योंकि एक ऐसा ही कार्यक्रम हमने 2016 में करवाया था, और टॉप 10 में जो बच्चे आए उसमें 4 बच्चे लेक्चरर बने थे, 6 नहीं बने, और जो लास्ट में थे उनमें से कई सारे लेक्चरर बने, और टॉप 10 वालों से उनकी रैंक अच्छी थी। परीक्षा हॉल की कहानी बिल्कुल अलग होती है, वहां कुछ घोड़े इतने तेज दौड़ पड़ते हैं, अनुमान ही नहीं लगा सकते कि ये 500 नंबर गियर में गाड़ी घात दी गई। तो इस रिजल्ट को ज़्यादा नहीं लेना है, बस रिजल्ट पुरस्कार वगैरह सब इसलिए किए थे ताकि आप में भी उत्साह बना रहे, और साथ में ये लगे कि भाई थोड़ा कंपटीशन की भावना भी रहे, आप सीरियस होकर थोड़ा पेपर दे दो। बाकी ये रिजल्ट बिल्कुल बयां नहीं करता कि इसमें आए वो सेलेक्टेड है, नहीं आए वो नहीं सेलेक्टेड। इसमें जो टॉप 10 के नाम बोल रहा हूँ ना मैं, इसमें भी कई बच्चे होंगे, मैं आपको आज ही कह रहा हूँ, जो फाइनल सिलेक्शन में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? मैं तो चाहता हूं हो, लेकिन सर मेरा अनुभव ये रहा है कि सर इतिहास वाली उस टेस्ट सीरीज में पहली रैंक वाला बच्चा नहीं हुआ सिलेक्शन, वो 2021 में जाके सिलेक्शन हुआ, और लास्ट रैंक वाली लड़की अभी नौकरी कर रही है। नाम नहीं ले सकता यहां पे, मैं नाम ले लूं सारों के, मुझे नाम भी याद है। अब इसमें जो आए हैं ये इस बात का द्योतक नहीं कि इन सभी का सिलेक्शन होगा। हाँ ये बात है कि अपनी रिदम बना के रखेंगे और बढ़िया करेंगे तो 10 में से 10 ही हो जाएंगे। थोड़ा सा अहम भाव आ गया तो भैया 10 में से 1 भी नहीं होता कई बार। तो किसी गुरूर में नहीं रहना है, किसी भी प्रकार के घमंड में नहीं रहना है, ये महज रिहर्सल है। और लास्ट में पुरस्कार जीतने वाले कई बार और नए लोग आ जाते हैं अंदर। अच्छा, आप सबके लिए अंत में एक शायरी सुना देता हूं जो असफल नहीं कह सकते। सर ने जैसे कहा कि बहुत कम अंतर रहता है, तो इस मौके पे कहूंगा कि हार के उपहास को जिसने हलाहल पी लिया, हार के उपहास का जिसने हलाहल पी लिया, विश्वव्यापी इस जगत में गर्व से वो जी लिया। आज बाजी ना लगी, आज बाजी ना लगी तो ना लगी वो ही सही, हौसला ये आ गया तो मान लो वो जी लिया, हौसला जो ये आ गया तो मान लो वो जी लिया। आप सब आराम से चलोगे। इस पंक्तियों के साथ में मन में विश्वास लेकर के जाइएगा। 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अब दिमाग आपका सबसे तेजी से काम करेगा 10 दिन, और एकाग्रचित्ता के साथ बिल्कुल अपना एक स्थान निश्चित करके 10 दिन कहीं नहीं जाना है। खाना